समासों की प्रक्रिया में विगत कक्षा में हमने अव्ययी भाव समास को देखा और अव्ययी भाव समास के प्रकरण को हमने 3 भागों में विभाजित किया। सामान्य अव्यय का किसी भी समर्थ पद के साथ समास, अव्यय का किसी पंचमी अंत वाले पद के साथ और संख्यावाची शब्द का सामान्य तौर पर कोई भी वंश्यवाची शब्द या फिर नदीवाचक शब्द के साथ समास कार्य होगा। इतनी चर्चा करने के बाद हम आते हैं दूसरे समास की ओर और वो दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में कुछ बातें विशेष आपको हम बता भी चुके। यहाँ पे प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होगी, अर्थात दोनों पदों में से। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, दशरथ पुत्र हत है, तो वहां पे दशरथ नहीं मर करके पुत्र मरा है, इसलिए उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो गई। जहां पे उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होगी वहां पे तत्पुरुष समास होगा। लेकिन यहां पर लिंग निर्धारण को लेकर के एक बात आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे अव्ययी भाव समास में आपने देखा जो समस्त पद का लिंग है वो या तो नपुंसक लिंग हो गया था या फिर अव्यय हो गया था। नपुंसक लिंग में होने के कारण से वहां पर आपने दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर दिया और अकारांत के स्थान पर अम कार्य और अकारांत के अलावा और कुछ था तो कोई भी काम नहीं हुआ था। लेकिन यहां पर जो बाद वाला पद है, समस्त पद का जो लिंग है वो उत्तर पद के लिंग के अनुसार निर्धारित होगा। मतलब जैसा पद बाद में होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको समस्त पद का लिंग डिसाइड करना होगा। जैसे मान लो आपने कहा राज्ञ है पुरुष है और रूप बनाया राज पुरुष है, तो उत्तर पद में पुरुष है आया तो रूप आपको पुरुष की तरह चलाने होंगे। और आपने यदि राज्ञ है कन्या और रूप बनाया आपने राज कन्या, तो वहां पर जो कन्या शब्द आकारांत स्त्रीलिंग का है तो अब पूरे राज कन्या का रूप स्त्रीलिंग के अंदर ही चलेगा। यद्यपि राजन शब्द पुल्लिंग का था, कन्या शब्द स्त्रीलिंग का है, लेकिन जो अब रूप चलेगा वो रूप कहां चलेगा? राज कन्या के अनुसार, कन्या के अनुसार चलेगा। जैसे कन्या शब्द स्त्रीलिंग का है वैसे ही राज कन्या शब्द कहां का हो जाएगा? स्त्रीलिंग का हो जाएगा, जबकि अलग से तो राजा पुल्लिंग का था। ऐसे ही जैसे राज्ञ है कार्यम, राजा का कार्य, और रूप बनाया आपने राज कार्य। अब कार्य शब्द नपुंसक लिंग का है तो राज कार्य भी कहां का हो जाएगा? नपुंसक लिंग का हो जाएगा। तो उत्तर पद के अनुसार ही लिंग का निर्धारण करना होगा। एक चीज और समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि गद्यांश या पद्यांश में कोई भी तत्पुरुष का प्रसंग आए तो जब भी विग्रह करना हो तो यह समझ लीजिएगा उत्तर पद तो सेम एज इट इज जो समस्त पद के अंदर है वो का वही आएगा। जैसे मान लो आपने राज्ञ पुरुष है बनाया तो पुरुष दिया हुआ है तो उत्तर पद पुरुष ही रहेगा, लेकिन पुरुष की जगह आ जाता पुरुषेण, राज पुरुषेण, राज पुरुषेण, तो वहां पर आपको राज्ञ पुरुषेण उत्तर पद तो विग्रह के रूप में एज इट इज रख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। जैसे मान लो हो जाता राज पुरुषाय, आपके परीक्षा में दिया हुआ होता राज पुरुषाय, तो उत्तर पद तो विग्रह में भी आपको पुरुषाय ही रखना होता। राज्ञ है पुरुषाय, राज्ञ है पुरुषाय, राज्ञ है पुरुषेण, राज्ञ है पुरुष है, जैसा दिया हुआ है उसी के अनुरूप वहां पर उत्तर पद हो जाएगा। बस पहले वाले पद का जो विभक्ति का चिन्ह है वो आपको डिसाइड करना होगा। सामान्य तौर पर आपने देखा हमने कारकों के दौरान विभिन्न प्रकार की विभक्तियों के प्रकरण को देख चुके हैं हम, लेकिन फिर भी आपको सामान्य तौर पर उसके चिन्ह याद होंगे। कर्ता ने, इसको हटा दीजिएगा केवल, यहां पे विभक्ति तत्पुरुष इत्यादि के दौरान कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की और अधिकरण में पेपर, ये जो अर्थ होंगे हिंदी के अंदर भी संस्कृत में भी, इनका अर्थ होने पर आपको विभक्ति तत्पुरुष इत्यादि का काम करना होता है और वो सारा का सारा पार्ट तत्पुरुष समास का ही भाग माना जाता है। यहां पर भी जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, पूर्व पद के अंत में यदि न हो तो उस न का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बोला राज्ञ है पुरुष है, तो वहां पे मूल शब्द राजन था, राजन के न का लोप हो गया और रूप क्या बन गया? राज पुरुष है बन गया। आपको ध्यान हो अव्ययी भाव समास के लास्ट में हमने एक चर्चा की थी आपसे
कि उत्तर पद के अंदर यदि वहां पर गोदावरी और नदी शब्द हो और उससे पहले कोई संख्यावाची शब्द हो तो उनको आपने क्या कर दिया था, अकारांत आदेश कर दिया था, मतलब अंत में ए करके फिर अमकारी किया था। ठीक उसी प्रकार का यहां पर भी एक कार्य है, वो देख लीजिएगा। तत्पुरुष समास के अंत में यदि राजन शब्द हो तो राजन के स्थान पर राज आदेश हो जाएगा। उत्तर पद में लास्ट में समस्त पद के तत्पुरुष समास के उत्तर पद में राजन शब्द हो, बाद में राजन शब्द हो। पहले राजन शब्द हुआ तो नय का लोप हो गया था, राजन का राज बनी गया था पहले की तरह। लेकिन यदि बाद में भी राजन शब्द है तो आपको राज रूप बना देना है। उसका फायदा यह हुआ क्योंकि आपको पता है तत्पुरुष समास में समस्त पद का जो रूप है उत्तर पद के अनुसार चलता है। यदि उत्तर पद में राजन होता तो राजन की तरह रूप चलता। राजन का रूप कैसे बनता है, राजा, राजानऊ, राजान है। और यदि राज अकारांत हो जाएगा, अकारांत हो जाएगा तो अब रूप चलेंगे राम की तरह है। राज है, राजऊ, राजाहा, राजम, राजऊ, राजान, मतलब अकारांत रूप बना दिया जाएगा। जबकि राजन तो नकारांत था, उसका रूप अलग चलता, अकारांत करके राज रूप बना दिया जाएगा। एक दूसरा, यदि उत्तर पद में गो हो तो गो के स्थान पे क्या हो जाएगा, गव। इसको भी अकारांत कर देंगे, गो के स्थान पे क्या कर देंगे, गव। अब फायदा क्या होगा, अकारांत के अकॉर्डिंग रूप चला देंगे। मतलब यहां पर भी उत्तर पद में गो होगा तो आपको यह काम करना होगा। और साथ में दो शब्द और दिए, एक तो आया अंगुली, एक आया रात्रि। इनके अंत में भी ई है ना, अंगुली और रात्रि के अंत में ई है, इनके भी ई के स्थान पर ए हो जाएगा। अंगुली का बन जाएगा अंगुल और रात्रि का बन जाएगा रात्र। ये 3-4 शब्द अलग से आ गए। तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद में यदि राजन हो तो राजन के स्थान पर राज आदेश, गो के स्थान पर गव आदेश और अक्षी और रात्रि के ई के स्थान पर ए आदेश। तो आप तीनों को देखो, इन तीनों के प्रसंग में जो काम किया है हमने वो क्या काम किया है, अकारांत बनाया है। अकारांत रूप चलाने थे, इस वजह से हमने ये काम किया है। तो सबसे पहले तो इन 4 शब्दों को देख लीजिएगा, इनके प्रसंग में इस प्रकार से काम होगा। अब यहां पर देखिए, शब्दों को समझिए। तत्पुरुष समास में सामान्य तौर पर 2 स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। यदि 2 विग्रह के पद हैं, इन विग्रह के पदों में या तो विभक्ति समान होगी या विभक्ति असमान होगी। 2 ही प्रकरण हो सकते हैं, या तो दोनों के अंदर समान विभक्ति होगी या फिर दोनों के अंदर असमान विभक्ति होगी। समान असमान का मतलब यह हुआ, जैसे मान लो आपने कहा इसमें प्रथमा विभक्ति, इसमें भी प्रथमा विभक्ति। आपने बनाया कृष्ण है, सर्प है, काला सर्प। ध्यान है उधर, विशेषण विशेष्य में आपको मैंने क्या बताया था, दोनों के अंदर समान लिंग विभक्ति वचन। तो एक में सर्प में प्रथमा एक वचन पुल्लिंग का है तो कृष्ण भी प्रथमा एक वचन पुल्लिंग का हो गया। दोनों के अंदर समान विभक्ति हो, इसका मतलब यह विशेषण विशेष्य का प्रकरण आ जाएगा। या फिर एक प्रसंग आएगा द्विगु समास के दौरान, जैसे मान लो आपने कहा त्रयाणाम लोकानाम समाहार है, त्रयाणाम लोकानाम। अब ये भी संख्यावाची शब्द है ना, ये भी विशेषण की तरह है, इसमें भी षष्ठी, इसमें भी षष्ठी। दोनों पदों के अंदर जब समान विभक्ति हो, दोनों पदों के अंदर विग्रह के प्रसंग में समान विभक्ति हो तो समान है अधिकरण, समान है अधिकरण, समान है आधार। जिन विभक्तियों का, जिन प्रसंगों का, जिन उदाहरणों का, उनको हम क्या कहेंगे, समानाधिकरण। ऐसे तत्पुरुष जिसके विग्रह के दोनों पदों में समान विभक्ति होगी उसको हम क्या कह देंगे, समानाधिकरण। और इसके जस्ट अपोजिट, जिसके अंदर समान नहीं हो, विभिन्न हो अधिकरण, वी प्लस अधिकरण, यण संधि करके जो रूप बनेगा वो बन जाएगा व्यधिकरण। यदि दोनों में अलग अलग विभक्ति हो तो उसको हम क्या कह देंगे, व्यधिकरण। शब्द क्लियर, समान है अधिकरण, समान है दोनों पदों में विभक्ति, उसको हम क्या कह देंगे, समानाधिकरण। और अलग अलग विभिन्न है अधिकरण, उनको हम क्या कहेंगे, व्यधिकरण। यण संधि हो गया, वी प्लस अधिकरण व्यधिकरण। इसमें क्या होगा,
इधर द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक विभक्तियां होंगी और इधर प्रथमा वाला पद होगा। मतलब इधर तो द्वितीया से लेकर सप्तमी कोई भी, और सामने कौन सा होगा, प्रथमा वाला पद होगा। या फिर इधर कोई अव्यय होगा, अव्यय जैसे नय अव्यय या प्रादि अव्यय, और आगे कोई प्रथमांत पद होगा या अन्य कोई विभक्ति का प्रकरण होगा। तो ऐसे सभी प्रसंगों को हम कहते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष। मान लीजिएगा दो परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो समान होगा या फिर समान नहीं होगा। समान होगा तो हम क्या कह देंगे, समानाधिकरण, और समान नहीं है तो व्यधिकरण। और ये जो समानाधिकरण है, समानाधिकरण के प्रसंग को ही कर्मधारय समास कहा जाता है। हमने कहा था ना, तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, कर्मधारय का ही भेद द्विगु। उसका रीजन यही है, जो समानाधिकरण तत्पुरुष है उसी को कर्मधारय कहा जाता है। अर्थात हो सकता है परीक्षा में कर्मधारय नाम नहीं दे और नाम क्या दे दे, समानाधिकरण तत्पुरुष। तो चाहे समानाधिकरण तत्पुरुष कह दीजिएगा, चाहे कर्मधारय कह दीजिएगा, दोनों में बात एक ही है, दोनों का जो प्रसंग है वो एक ही है। एक तरह से देखा जाए पर्यायवाची शब्द ही है। ठीक है, कल आप में से कुछ लोगों ने बताया कि समास का पर्यायवाची बोल दिया मैंने व्यास, जबकि समास का पर्यायवाची नहीं था, समास का विलोम शब्द था। आगे चल करके मैंने सही भी कर दिया होगा, समास का विलोम शब्द था व्यास। तो यहां ध्यान रखना, समानाधिकरण कह दीजिएगा चाहे कर्मधारय समास कह दीजिएगा, बात एक ही है। देखिए यहां पर जो व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष को कैसे कैसे समझ सकते हैं, पहले समानाधिकरण को देख लीजिएगा। विग्रह वाक्य में स्थित पदों में समान विभक्ति होने पर समानाधिकरण तत्पुरुष होता है। यदि समान विभक्ति हुई जब तो आपको क्या रखना है, समानाधिकरण तत्पुरुष, जिसके अंदर दो प्रसंग आएंगे। एक तो कर्मधारय समास, जब दोनों पदों के अंदर प्रथमा प्रथमा विभक्ति होगी, और एक आएगा द्विगु समास, जिसमें अभी बताया ना त्रयाणाम लोकानाम, दोनों के अंदर षष्ठी षष्ठी विभक्ति होगी। ऐसे प्रसंग को तो हम कहते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष। और एक होता है व्यधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष में कहा गया कि विग्रह वाक्य के में जो स्थित पद हैं उनमें अलग अलग विभक्ति होने पर व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। क्लियर है, जैसे द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक का जो विभक्ति तत्पुरुष है वो, या फिर नए अव्यय के आधार पे नए तत्पुरुष, या फिर प्रादि तत्पुरुष। ये तीन प्रकार के तत्पुरुषों को हम व्यधिकरण में पढ़ेंगे और दो प्रकार के तत्पुरुषों को हम समानाधिकरण के अंदर पढ़ेंगे। एक एक क्रमिक तौर पर हम लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो तत्पुरुष है वो है विभक्ति तत्पुरुष। अब यहां पर विभक्ति तत्पुरुष में क्या होगा, द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक के तत्पुरुषों के प्रकरण को रखेंगे। मतलब द्वितीय तत्पुरुष द्वितीय वाले पद का दूसरे पद के साथ समास, तृतीय तत्पुरुष तृतीय वाले पद का दूसरे पद के साथ समास, चतुर्थी तत्पुरुष चतुर्थी वाले का दूसरे पद के साथ समास। ऐसे सप्तमी तक के पदों का द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक के पदों का दूसरे पद के साथ समास होगा, और इनका नामकरण द्वितीय वाला है तो द्वितीय तत्पुरुष। अब आपको ध्यान है, सामान्य तौर पर द्वितीय कौन से कारक में होती है, कर्म कारक में होती है, तो उसी को हम नाम क्या दे सकते हैं, कर्म तत्पुरुष भी कह सकते हैं। तृतीय तत्पुरुष को हम करण तत्पुरुष कह सकते हैं। चतुर्थी तत्पुरुष को संप्रदान तत्पुरुष कह सकते हैं। पंचमी तत्पुरुष को अपादान तत्पुरुष कह सकते हैं। षष्ठी का काम संबंध में होता है, इसलिए उसका नाम हम क्या रख सकते हैं, संबंध तत्पुरुष रख सकते हैं। और सप्तमी का काम अधिकरण में होता है, इसलिए उसको हम क्या कह देंगे, अधिकरण तत्पुरुष। अब वास्तव में यहां पर वैसे आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पे चिन्ह कौन सा आया है। अर्थ के अनुसार द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी कौन सी विभक्ति का अर्थ आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उस तत्पुरुष के अंदर रख देना है। यह काम तो सरल है, समास तो आप पहचान जाओगे किसमें तत्पुरुष है, लेकिन आपको यह पहचाना विग्रह के दृष्टिकोण से। यदि आपसे सामासिक विग्रह पूछ लिया तो आप उसका विग्रह कौन सी विभक्ति के रूप में करेंगे, इसलिए मैंने यहां पर प्रत्येक विभक्ति के अनुसार इनके उदाहरणों को अलग अलग रखा है। एक एक तौर पर, चूंकि आप कारक का टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो जहां पे जैसा जैसा भाव होगा विभक्ति के अनुसार उन सभी भावों को हम लेकर के चलेंगे। एक पद का दूसरे पद के साथ समास कार्य हो जाएगा। और ये जितने भी उदाहरण दिए हैं ये केवल और केवल अभ्यास के लिए हैं, रटने के लिए नहीं। लेकिन इस प्रकार के जो भी उदाहरण आएंगे उन उदाहरणों को आपको इस समास के अंदर स्वीकार करना
होगा। देखिए द्वितीय से लेकर के सबसे पहले व्यधिकरण तत्पुरुष ले रहे हैं, उसमें भी पहला भेद कौन सा ले रहे हैं हम, विभक्ति तत्पुरुष। द्वितीय से लेकर के सप्तमी वाले पदों का किसी भी समर्थ पद के साथ समास हो जाता है और समास कार्य होने पर द्वितीय से सप्तमी वाले पद का ही पहले प्रयोग होगा। गोला किसके ऊपर लगाएंगे, द्वितीय से लेकर के सप्तमी वाले पद के ऊपर, उसी का तो पहले प्रयोग करना है। जैसे कल की कक्षा में आपने देखा हमने गोला किसके ऊपर लगाया था, अव्यय के ऊपर लगाया था, तो अव्यय का पहले प्रयोग किया। यहां पे हमें किसका, द्वितीय से लेकर के सप्तमी वाले पद के ऊपर गोला लगाना है। साथ ही समास कार्य होने पर द्वितीय से सप्तमी वाले पद के अंदर जो विभक्ति के चिन्हों का लोप है वो लोप हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, समास करने पर पूर्व पद के अंत में जो विभक्ति के चिन्ह है, जैसे दशरथस्य पुत्र के अंदर से आया था ना, वो से हट जाएगा और रूप क्या बना था, दशरथ पुत्र है। वही काम को मैंने एक बार दोबारा से रिवाइज करके यहां पर बता दिया है। अब मैं एक एक प्रकरण को लेकर के चल रहा हूं। सबसे पहले द्वितीय तत्पुरुष के प्रकरण को रख रहा हूं। द्वितीय के प्रसंग में आपको पता है कर्म तत्पुरुष भी कह सकते हैं इसको। को वाला भाव होगा, को वाला भाव जहां पर होगा वहां पर आपको द्वितीय तत्पुरुष का प्रसंग रखना है। देखो कई बार इसमें ऐसे प्रसंग भी आ जाते हैं जिसमें सप्तमी का सा अर्थ दिख रहा हो, सप्तमी का सा अर्थ देखेगा, लेकिन फिर भी आपको द्वितीय विभक्ति करनी होगी वो कर्म के आधार पर। जैसे मान लो आप हिंदी वाक्य बोलते हैं, मैं जयपुर में जाता हूं, मैं जयपुर में जाता हूं या जयपुर जाता हूं, तो एक तरह से भाव यह आया कि जयपुर के अंदर जाता है, लेकिन जाने की क्रिया में किसको चाहा, जयपुर को चाहा। नियमानुसार वो कर्म होकर के द्वितीय विभक्ति होगी और आपने रूप क्या बनाया, सह जयपुरम गच्छति, वह जयपुर जाता है, या फिर अहम जयपुरम गच्छामि, मैं जयपुर जाता हूं। तो आप कहो कि मेरा या उसका आधार है जयपुर, लेकिन जाने की क्रिया में सबसे ज्यादा किसको चाहा, जयपुर को चाहा, तो वो कर्म हो गया। और आपको पता है 543 721 सप्तमी वाले का खंडन कर्म कर सकता है। 721 7 के बाद में 2 है, इस वजह से वहां पे कर्म मान करके आपको द्वितीय विभक्ति ही करनी होती है। ठीक उसी प्रकार से अब जैसे यहां पर है गृहम गतः, घर को गया हुआ, घर को गया हुआ। एक दृष्टिकोण से यह अर्थ यह निकलता था कि घर में गया हुआ, लेकिन फिर भी आपको यहां पे जाने की क्रिया में किसको चाहा, घर को चाहा, तो घर कर्म हो गया और द्वितीय विभक्ति हो गई। देखो इधर गृहम गतः है, घर को गया हुआ, द्वितीय वाला पद कौन सा है, गृह। यहां पे मूल शब्दों को छांट लीजिएगा, गृह, गृह का समास किसके साथ, गत के साथ। मैंने यहां पर विभक्तियों का चिन्ह हटा दिए हैं, मूल शब्दों को रख दिया है। अब यहां पे पहले प्रयोग किसका हो जाएगा, गृह का, और रूप क्या बन गया, गृहगत। और मैंने क्या बताया था, उत्तर पद के अनुसार रूप होगा, लिंग विभक्ति वचन किसके अनुसार, उत्तर पद के अनुसार। ये गत है पुल्लिंग का है ना, उत्तर पद में क्या आया, गत है, जो कि गत है कहां का था, पुल्लिंग का था, तो ये पूरा रूप भी कहां पर बन गया, गृहगतः। यदि गतः की जगह होता गता, गृहम गता, ऐसी कोई महिला जो घर में गई हुई हो या घर को गई हुई हो, तो यहां पे गृहम गता, तो रूप क्या बन जाता, गृहगता। और यदि नपुंसक लिंग का होता गृहम गतम, तो रूप क्या बन जाता, गृहगतम। उत्तर पद के अनुसार ही आपको समस्त पद का लिंग विभक्ति वचन निर्धारित करना है। यदि मान लो यहां पर होता गृहम गतेन, गृहम गतेन, तो रूप क्या बन जाता बताओ, गृहगतेन। उत्तर पद के अनुसार ही पूरी प्रक्रिया चलेगी। या फिर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उल्टा सोचिए। उल्टा कैसे सोचेंगे, आपको तो रूप बना करके ये देगा ना, गृहगतः आएगा गद्यांश या पद्यांश के अंदर। अब इससे आपके 2 ही प्रश्न बनेंगे, समास कौन सा हुआ या फिर इसका सामासिक विग्रह क्या होगा। तो यहां पर एक काम तो क्लियर है कि उत्तर पद तो ये का ये रखेंगे। देखो गतः है, गतः है, गतः है, सब में गतः था, तो उत्तर पद तो सेम एज इट इज रख दिया। अब उसमें अर्थ के अनुसार, अब घर के साथ कौन सी विभक्ति जोड़ेंगे, अर्थ के अनुसार द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक का प्रसंग हम जोड़ेंगे। जैसे मान लो परीक्षा में आ गया संस्कृत शिक्षणम, अब पक्का है कि शिक्षणम आया तो विग्रह के अंदर भी उत्तर पद तो शिक्षणम आएगा। लेकिन अब आप देखो संस्कृत शिक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संस्कृत का शिक्षण, संस्कृत का शिक्षण। और का के की तो कहां पर आता है, षष्ठी में, तो अब उसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, संस्कृतस्य,
संस्कृतस्य शिक्षणम। तो जैसा अर्थ आएगा अर्थ के अनुसार आपको द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक की जो विभक्तियां हैं वो करनी होंगी। ऐसे ही देख लीजिएगा। अब ये गत वाला प्रसंग है ना, हम काफी लिखते हैं, गत वाला प्रसंग सारा का सारा द्वितीय तत्पुरुष में आएगा। देशम गत है, देशगत है, स्वर्गम गत है, स्वर्गगत है, हस्तम गत है, हस्तगत है, या फिर ग्रामम गत है, ग्रामगत है। एक तरह से ऐसे लगता है कि हाथ में गया हुआ, हाथ में गया हुआ, लेकिन वास्तव में जाने की क्रिया में किसको चाहा? हाथ को चाहा, इसलिए यहां पे कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति का कार्य हुआ है। तो इन सभी उदाहरणों के अंदर द्वितीय का अर्थ आ रहा था। ऐसे देखो, हम कहते हैं शरण में आया हुआ, सामान्य तौर पर अर्थ ये निकलता ना शरण में आया हुआ, लेकिन आने की क्रिया में किसको चाहा? शरण को चाहा, तो कर्म हो गया। इसलिए यहां पे शरणम में द्वितीय कर दी हमने, शरणम आगत है, शरण को आया हुआ। द्वितीय वाले शरण का समास किसके साथ? आगत के साथ। क्या रूप बन गया? शरणागत है। अब उत्तर पद पुल्लिंग का था तो वहां पर भी पुल्लिंग का बन गया, शरणागत है। ऐसे कूपम पतितः, अब हिंदी अर्थ तो ये निकलता ना, कुएं में गिरा हुआ, सामान्य तौर पर तो यही होता है, कुएं में गिरा हुआ। तो यहां पर कूपम पतितः, गिरने की क्रिया में किसको चाहा? कुएं को चाहा, इसलिए यहां पे कर्म ही होगा, द्वितीय वाला अर्थ ही होगा। तो पतित वाला प्रसंग या अतीत वाला प्रसंग ये भी द्वितीय के प्रसंग में रखना है। कूप का समास पतित के साथ, क्या रूप बन गया? कूप पतित है। नरकम पतित है, नरक पतित है। शोकम पतित है, शोक पतित है। सब में गिरने के प्रसंग में जिसको चाहा वो कर्म हो गया, इस वजह से हमने द्वितीय का प्रसंग यहां पर रखा है। ऐसे ही आता है अतीत। अतीत का मतलब है खत्म किया हुआ या पार किया हुआ। जैसे पार करने की क्रिया में दुख को चाहा, किसको पार किया हुआ? दुख को पार किया हुआ। दुखम अतीत है, दुखातीत है, सवर्ण दीर्घ हो गया। ऐसे कालम अतीत है, समय को पार किया हुआ, क्या कह देते हम? कालातीत है। जैसे मान लो आपने कोई भी काम किया और उसका टाइम निकल गया, जैसे आपका फॉर्म भरने की डेट 10 तारीख थी और 11 तारीख को आपको पता लगा कि मेरे को फॉर्म, मैंने तो फॉर्म भरा ही नहीं, तो वो चीज क्या मानी जाएगी? कालातीत, मतलब उसका समय जा चुका है। कालम अतीत है, कालातीत है। आशातीत, मतलब आपको आशा थी 50 में से 40 नंबर आने की और आपके आगे 50 में से 49, या फिर आपके आगे 50 में से 10, तो आपको लगेगा कि मेरे को तो आशा तो 40 नंबरों की थी, लेकिन वो क्या हो गया? आशातीत, मतलब आशा को पार करके जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हुआ, कम या ज्यादा हुआ। तो आशातीत, अतीत करने की क्रिया में, पार करने की क्रिया में किसको चाहा? आशा को। इसलिए यहां पर आशा प्लस अतीत सवर्ण दीर्घ करके क्या रूप बन गया? आशातीत है। तो इन सब के अंदर आपको द्वितीय तत्पुरुष का प्रसंग रखना है। ऐसे ही संकटम आपन्न है, संकट को प्राप्त किया हुआ, या भयम आपन्न है, भय को प्राप्त किया हुआ। तो यहां पर भी द्वितीय वाले पद का आपन्न के साथ इन शब्दों को ध्यान रखना होगा, किन किन के साथ समास हो रहा है सामान्य तौर पर। तो संकटम आपन्न है, संकटापन्न है। भयम आपन्न है, भयापन्न है। कष्टम आपन्न है, कष्टापन्न है, सवर्ण दीर्घ का काम भी हो गया साथ में। ऐसे ही मरणम आसन्न है, आसन्न का मतलब होता है नजदीक या समीप। ऐसा कोई व्यक्ति जो मरने के समीप हो, अब समीपता के प्रसंग में किसको चाहा गया? मरण को, तो कर्म हो गया। मरण के समीप या मरण को प्राप्त करने के समीप क्या रूप बन जाएगा? मरणासन्न है। और एक आपको मैंने बताया था कालवाची शब्दों के अंदर सामान्य तौर पर द्वितीय विभक्ति होती है ना, और यदि रिजल्ट ओरिएंटेड बात होगी तो तृतीय विभक्ति हो जाएगी। लेकिन हम ये कहें कि मुहूर्त भर सुख, क्षण भर, पल भर का सुख, तो मुहूर्तम सुखम द्वितीय विभक्ति है, तो द्वितीय वाले पद का मुहूर्त का समास सुख के साथ, और रूप क्या बन जाएगा? मुहूर्त सुखम। इन सभी प्रसंगों में द्वितीय वाले पद का दूसरे समर्थ पद के साथ समास कार्य हो गया है। तो इस तत्पुरुष को हम द्वितीय तत्पुरुष या फिर कर्म तत्पुरुष भी नामकरण देते हैं, नाम दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब जहां पे द्वितीय का चिन्ह आया वहां पे द्वितीय तत्पुरुष, हिंदी में भी यथावत स्वीकार्य है। अब आते हैं संस्कृत में ही दूसरा तत्पुरुष आता है तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष का मतलब है
करण तत्पुरुष, लेकिन आपको पता है कि तृतीया विभक्ति केवल करण में ही नहीं होती, और जगह भी होती है। इसलिए लेकिन सामान्य तौर पर जिस चीज की बहुलता होती है, ज्यादा होता है ना, उसको नाम वही ले लेते हैं हम, उसका ज्यादा प्रसंग रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो तृतीया विभक्ति अंत वाले पद का किसी भी पद के साथ समास होगा। अब देखो, हाथ से लिखा हुआ, हस्तेन लिखितम, लिखने की क्रिया में साधन क्या हुआ? हाथ। साधन वाला प्रसंग कहां पे आता है? करण में। अब यहां पे तृतीय वाला पद कौन है? हस्त। हस्त का समास किसके साथ होगा? दूसरे पद के साथ। क्या रूप बन गया? हस्त लिखितम। ध्यान रखना, उत्तर पद क्या है? लिखित, और लिखित शब्द कहां पर था? नपुंसक लिंग में। तो रूप क्या बनाया आपने? हस्त लिखितम। यदि हस्त लिखितम की जगह होता हस्तेन लिखिता, तो रूप क्या बन जाता? हस्त लिखिता। उत्तर पद के अनुसार ही आपको समस्त पद का लिंग डिसाइड करना है। ऐसे ही दूध से बनाया हुआ, अब बनाने में साधन क्या हुआ? दूध। दुग्धेन निर्मितम, क्या रूप बन जाएगा? दुग्ध निर्मितम। सुधया धवलम, सफेदी से सफेद, मतलब सफेदी इत्यादि जो कलर हुआ करते हैं उससे सफेद। सफेद करने में साधन क्या हुआ? सफेदी। सुधा। सुधा शब्द का तृतीय क्या है? सुधया, लता की तरह। तो सुधा का समास किसके साथ? धवल के साथ। धवल का मतलब सफेद या धोला, क्या रूप बन जाएगा? सुधा धवलम। ऐसे ही मद से अंधा, अंधे में साधन क्या हुआ? मद। मद का मतलब कोई भी विशेष प्रकार का नशा इत्यादि, या कोई विशेष प्रकार का भाव इत्यादि। मद से अंधा क्या रूप बन जाएगा बताइए? मदांध है। सवर्ण दीर्घ का काम भी हो गया। देखो सब में से का अर्थ आ रहा है, साधन वाला अर्थ आ रहा है, तो यहां पे तृतीय तत्पुरुष रखेंगे। देख सकते हैं ऐसे ही, इस अंधकार से आवृत, अंधकार से ढका हुआ। ढकने में साधन क्या हुआ? अंधकार। अंधकार प्लस आवृतम, क्या रूप बन जाएगा? अंधकारावृतम। देवेन रक्षित है, भगवान के द्वारा रक्षित, क्या रूप बन जाएगा? देव रक्षित। ईश्वरेण प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, क्या रूप बन जाएगा? ईश्वर प्रदत्त। ऐसे ही ईश्वरेण रचित है, ईश्वर के द्वारा रचा हुआ, क्या रूप बन जाएगा? ईश्वर रचित है। सब में साधन का अर्थ आ रहा है, के द्वारा या से का अर्थ आ रहा है। हरिणा त्रात है, हरि के द्वारा रक्षा किया हुआ। त्रा का मतलब क्या होता है? रक्षा, मैंने बताया था। हरिणा त्रात है, हरि के द्वारा रक्षा किया हुआ, क्या रूप बन जाएगा? हरित्रात है। गुरुणा पालित है, गुरु के द्वारा पाला हुआ, क्या रूप बन जाएगा? गुरु पालित है। तो इन सभी उदाहरणों के अंदर तृतीया का अर्थ आ रहा था, इस वजह से यहां पर आपको तृतीया तत्पुरुष रखना होगा। ऐसे देखिए, अरिणा हत है, अरि का मतलब होता है शत्रु, शत्रु के द्वारा मारा हुआ, क्या रूप बन जाएगा? अरिहत है। अरिहत है। ध्यान रखना, ये कर्ता वाली बात आ गई। कर्तृकर्णयोः तृतीया, दोनों में तृतीया होती ना, ये अनुक्त कर्ता की बात आ गई, इस वजह से तृतीया। सर्पेण हत है, सर्प के द्वारा मारा हुआ, क्या रूप बन जाएगा? सर्प हत है। ये सारे के सारे प्रसंग या तो कर्ता में थे या करण में तृतीया की विभक्ति थे। अब ये आगे जो मैं प्रकरण रख रहा हूं, ये प्रकरण थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो सह अव्यय था ना आपका, सह का मतलब क्या हुआ? साथ। ऐसे वहां पे एक प्रसंग और जुड़ता है, वो आता है समय, मतलब उसके जैसा या सदृश। सदृश, सम, दृश्य इत्यादि का प्रयोग होने पर एक तरह से साथ का भाव होता है, उसके जैसा। उस प्रसंग में, सम वाले सदृश वाले प्रसंग में भी तृतीया का प्रकरण माना जाता है। जैसे माता के जैसा, देखो अर्थ तो क्या रहा है? के, काके की षष्ठी वाला, लेकिन फिर भी सम इत्यादि के प्रसंग में आपको विग्रह जो भी करना होगा, समान या सदृश वाले प्रसंग में तृतीया तत्पुरुष के बराबर करना होगा, तृतीया विभक्ति वाला विग्रह करना होगा। जैसे माता के जैसा, मात्रा समय, स्टार डाल लीजिएगा। माता के जैसा, मातृ से तृतीया में क्या बना? मात्रा। और मूल शब्द क्या है मात्रा के अंदर बताइए? मातृ। मैंने आपको क्या बताया था? विग्रह के चिन्ह, विभक्तियों के चिन्हों को हटा देंगे, मौलिक शब्दों को रखेंगे। तो यहां पे मौलिक शब्द क्या है? मातृ। मातृ प्लस सम है, क्या रूप बन जाएगा? मातृ सम है। पिता के जैसा, पित्रा सम है, पितृ से तृतीया में क्या बन गया? पित्रा।
क्या रूप बन जाएगा? पितृ समः। ऐसे ही तेन समः, उसके जैसा, उसके जैसा। तेन के अंदर मूल शब्द क्या है? तद। तृतीया, तीसरे वर्ण के आगे क्या आ गया? स। 1 2 3 4 के आगे 1 2 स हो तो संधि कौन सी हो जाती है? चर्त्व। पहला वर्ण आदेश हो जाएगा और रूप क्या बना? तत्समः। हम बोलते हैं तत्सम। तत्सम में तेन समः, उसके जैसा। किसके जैसा? यहां पे तेन का मतलब संस्कृतेन समः, संस्कृत के जैसा। तत्सम किसको कहते हैं? आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, जो रूप संस्कृत में है, संस्कृत के रूप के जैसा हो, उसको हम क्या कहते हैं? तत्सम। और एक आता है तद्भव, लेकिन तद्भव में उसके साथ जैसा नहीं, उससे उत्पन्न होने वाला। भव का मतलब क्या है? उत्पन्न होना, तो उसको पंचमी तत्पुरुष में रखेंगे। पंचमी तत्पुरुष में देख लीजिएगा, तद्भव उदाहरण है वहां पर। तो उससे उत्पन्न, उत्पत्ति में तो कौन सा होता है? अपादान होता है, तो तद्भव में कौन सी होगी? पंचमी तत्पुरुष। जबकि तत्सम में कौन सा होगा? तृतीया तत्पुरुष। यहां पर उसके जैसा। ऐसे ही राग के जैसा, राग के जैसा, रागेण समः, राग समः। पिता के जैसा, पित्रा सदृशः, क्या रूप बन जाएगा? पितृ सदृशः। सदृश का आ सकता है या फिर अकेले दृश्य शब्द का प्रयोग भी हो सकता है। अकेला दृश्य आए ना, दृश्य का मतलब भी क्या होगा? जैसा। तो वहां पर आपको तृतीया तत्पुरुष रखना है, यह ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें आपको तृतीया तत्पुरुष करना होगा। सम, सदृश, दृश्य इत्यादि का प्रयोग हो तो फिर आपको तृतीया तत्पुरुष रखना होगा। विग्रह करते समय तृतीया के रूप में आपको विग्रह करना होगा। यह महत्वपूर्ण प्रकरण है। एक प्रसंग यहां पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हीन वाला प्रसंग। अब देखो, विद्या से हीन, विद्या से हीन, हीन का मतलब हुआ कमजोर या न्यून। ठीक है, विद्या से एक तरह से देखा जाए, हीन के अंदर हा धातु है त्याग करने अर्थ में, छोड़े हुए का भाव, मतलब रिक्तता का भाव। तो विद्याहीन का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास विद्या नहीं है, यही अर्थ होगा ना। जैसे मान लो आपने कहा धनहीन, तो धनहीन का मतलब क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है। हीन का मतलब एक तरह से अभाव होना, एक तरह से यह अर्थ हो गया। हीन वाला प्रसंग भी, हीन वाला प्रसंग भी आपको तृतीया तत्पुरुष में रखना होगा और इसका विग्रह करेंगे तृतीया के रूप में। विद्याहीन है, विद्याहीन है, या फिर विद्या विहीन है, विद्या विहीन है। देखो उपसर्ग लगा दिया, बस उपसर्ग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जितने भी उदाहरण ले रहे थे ना, अब आपको लास्ट में मैंने क्या बताया, जैसे यहां पर सम वाला आया, सम की जगह मान लो विषम होता तो भी आप तृतीय तत्व में रखते। मतलब कोई भी उपसर्ग आ जाए, अनुसम आ जाए, विषम आ जाए, कोई भी प्रकरण आ जाए। जैसे आपको बताया ग्रामम गतः है, ग्रामम गतः में द्वितीय तत्पुरुष बताया, तो ग्रामम गतः में भी द्वितीय, ग्रामम आगतः में भी द्वितीय, ग्रामम विगतः में भी द्वितीय तत्पुरुष। मतलब उपसर्ग के आधार पर कभी कोई चेंज विशेष नहीं होगा। ऐसे ही विद्या से विहीन क्या बन जाएगा? विद्या विहीन है। प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? बुद्धि, बुद्धि से हीन प्रज्ञाहीन है। धन से हीन धनहीन है। ज्ञान से हीन ज्ञानहीन है। चेतना से हीन चेतनाहीन है। तो इन सभी उदाहरणों के अंदर से वाला अर्थ आ रहा है और हीन वाले प्रसंग को भी आप तृतीय तत्पुरुष के अंदर ही रखेंगे। इसी प्रकार से एक दो पद और हैं, जैसे आपको ध्यान है, हमने संख्यावाचकों के दौरान, समयवाचकों के दौरान आपको ऊन वाली बात कही कि 1/4 कम, तो पादोन कहा था, या एक कम हमने क्या कहा था? एकोन कहा था, एकोन विंशति, एकोन त्रिंशत इत्यादि उदाहरणों के अंदर। पादेन ऊनम 1/4 कम, पादेन ऊनम 1/4 कम, मतलब जो कम के अंदर एक साधन हो गया, कितना कम? 1/4। तो ऊन वाला प्रसंग यहीं पर आ जाएगा। पाद प्लस ऊन, ए और उ में गुण हो गया ओ, रूप क्या बन जाएगा? पादोनम। ऐसे मान लो यदि यहां पर होता एक शब्द, तो एक शब्द से क्या बन जाता बताइए? एकेन ऊनम, मतलब एक से कम। एक से कम का मतलब हुआ जो संख्या दी हुई है उससे एक कम। तो यहां पे मूल शब्द क्या हो जाता? एक और ऊन, वही गुणकारी होकर के क्या रूप बन जाता? रूप क्या बन जाता?
एकोनम, और एकोनम का मतलब क्या हो जाता? एक कम। क्या हो जाता? एक संख्या कम। इस तरह का अर्थ हो सकता था। अब ऐसे ही भय से आक्रांत, आक्रांत का मतलब होता है पीड़ित। भय से आक्रांत साधन रूप में हो गया भयाक्रांत, या फिर पद से आक्रांत पदाक्रांत। इस प्रकार से आक्रांत में ध्यान रखना डर नहीं है, क्योंकि डर वाला प्रसंग होता तो फिर पंचमी में चले जाता। यहां तो पीड़ित का प्रसंग है, भय से पीड़ित या फिर पदों से पीड़ित। पदों से पीड़ित का मतलब हुआ, पद के दो अर्थ हैं व्याकरण के दृष्टिकोण से, तो शब्दों को पद कह सकते हैं, और एक पद होता है पैर, पैरों से पीड़ित, कदमों से पीड़ित, तो उसको हम क्या कह देते हैं? पदाक्रांत। जैसे मान लो कोई भूमि हो, कोई घास हो, और उसके ऊपर पब्लिक जा रही है, तो वो जो घास है उसको हम क्या कहेंगे? पदाक्रांत, पैरों से पीड़ित, उसको कुचल करके आगे जा रहे हैं। सेना है, कोई सैनिक नीचे गिर गया युद्ध के दौरान, सैनिक उसके ऊपर से जा रहे हैं, तो उस सैनिक को हम क्या कह देंगे? पदाक्रांत, पैरों से पीड़ित। तो पद का यहां पर न केवल पद वो अर्थ है, बल्कि पैर अर्थ भी हो सकता है। इस प्रकार से इन सभी के अंदर तृतीया का प्रसंग आ रहा था। एक चीज और बताइए, मैंने आपको कारकों में एक प्रकरण बताया था, के लिए के भाव में सामान्य तौर पर चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है, अर्थ वाला प्रसंग जो भी हो। आगे चलकर के हेतु की बात भी बताई थी, हेतु के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, यह भी चर्चा आपसे की थी हमने। लेकिन यहीं पर तृतीया के प्रसंग में ही एक प्रकरण आता है हेतु। यदि सीधे तौर पर कोई प्रयोजन बता दिया जावे तो वहां पर सीधे तौर पर तृतीया भी हो सकती है। तो जब कोई हेतु या प्रयोजन बताएं, यदि वहां पे तृतीया का प्रसंग है तो वहां पे अर्थ शब्द के साथ समास होगा। हम दैनिक जीवन में काफी लिखते हैं पठनार्थ, भाषणार्थ, दर्शनार्थ। हम दैनिक जीवन में काफी शब्दों का प्रयोग करते हैं, स दर्शनार्थम गच्छति, वह दर्शन के लिए जाता है। अर्थ तो किसका रहा है? के लिए। लेकिन जब अर्थ शब्द का प्रयोग कर देते हैं ना, तो वहां पे तृतीया का अर्थ आ जाता है। पठनेन अर्थ है पढ़ने के लिए, देखो अर्थ कौन सा आ रहा है? पढ़ने के लिए। भाषणेन अर्थ है भाषण के लिए, लेकिन फिर भी विभक्ति कौन सी हो गई? तृतीया। तो देखो यहां पे मूल शब्द क्या है? पठन, पठन का समास अर्थ के साथ क्या रूप बन जाएगा? पठनार्थ है। ऐसे भाषणेन अर्थ है भाषणार्थ है, पुण्येन अर्थ है पुण्यार्थ है, धान्येन अर्थ है धान्यार्थ है। धान्य का मतलब जो गेहूं, जो इत्यादि धान्य। वसनेन अर्थ है, वसन का मतलब होता है कपड़े, वसनार्थ है। तो अर्थ का यदि तृतीया वाले के साथ समास होगा तो पक्का है वहां पर कोई ना कोई वस्तु या उद्देश्य बताया जाएगा। पढ़ना उद्देश्य, भाषण उद्देश्य, पुण्य उद्देश्य, ये तो कोई क्रियात्मक बातें हो गई। और धान्य कोई वस्तु, या वसन कपड़े कोई वस्तु, उसके प्रसंग में मतलब उत्तर पद में अर्थ आ जाए तो उसका जो विग्रह आपको करना है वो तृतीया के रूप में करना है, यदि वहां पे कोई हेतु या प्रयोजन बताया गया है तो। इस प्रकार से हमारा ये दूसरा तत्पुरुष था, तृतीया तत्पुरुष, इसको हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास तीसरा तत्पुरुष आता है चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष में क्या होता है? चतुर्थी वाले पदों का दूसरे पद के साथ समास कार्य होगा। चतुर्थी वाले पद का दूसरे पद के साथ। अब देखो कैसे, जैसे छापने के लिए कागज, मुद्रणाय करगदम। छापने के लिए अर्थ किसका आया? के लिए का। तो मुद्रणाय करगदम क्या रूप बन गया? मुद्रण करगदम, छापने के लिए कागज। द्वाराय काष्ठम, गेट के लिए लकड़ी, द्वार के लिए लकड़ी, क्या रूप बन जाएगा? द्वार काष्ठम। गठाय मृत्तिका, घड़े के लिए मिट्टी, क्या रूप बन जाएगा? घट मृत्तिका। अब आप देखो ये दोनों नपुंसक लिंग के थे तो रूप भी नपुंसक लिंग का बना। मृत्तिका शब्द स्त्रीलिंग का था तो घट मृत्तिका भी कहां का बना? स्त्रीलिंग का बना। ऐसे कुंडलाय स्वर्णम, कुंडल के लिए, कानों के कुंडल के लिए सोना, क्या रूप बन जाएगा? कुंडल स्वर्णम। के लिए का भाव आ रहा है सभी जगह। इसी प्रकार से रोटिकायै चूर्णम, रोटी के लिए आटा। ऐसे ही धर्माय नियम है, धर्म के लिए नियम। ये सारे के सारे प्रसंगों में के लिए का प्रसंग आ रहा है, धर्म नियम है। यूपाय दारू, यूप का मतलब होता है खूंटा, दारू का मतलब यहां पर लकड़ी से है।
जो यज्ञ इत्यादि होते हैं, यज्ञ इत्यादि में जो यज्ञ कुंड हुआ करता है, उसके चारों कोनों के अंदर आप देखना एक छोटे से लकड़ी की खूंटी सी गाड़ी जाती है। पहले यज्ञों में एक तरह से मान लीजिएगा वो उसकी चार दीवारी हुआ करती थी रक्षा के दृष्टिकोण से। तो उस खूंटे के लिए लकड़ी, जैसे अभी बताया ना द्वार के लिए लकड़ी द्वार काष्ठम, वैसे खूंटे के लिए लकड़ी। यूपाय दारू, दारू शब्द नपुंसकलिंग का है, आप देख सकते हो जो मधु शब्द के रूप चलते हैं ना उसी प्रकार से इसके रूप चलेंगे। दारू, दारुणी, दारूणी, मधु, मधुनी, मधुनी, वहां पे लिख भी रखा है मैंने, देखो यूपाय दारू। और रूप क्या बना बताइए, यूप दारू। विसर्ग दिख रहे हैं क्या कहीं पर? नहीं है, क्योंकि नपुंसकलिंग के अंदर विसर्ग अकारांत में तो अम होता है, बाकी जगह कुछ नहीं होता ना। इसी प्रकार से दारू शब्द से ऐसे कैसे बन जाएगा, यूप दारू, बगैर विसर्ग का। ऐसे देखिए, अब देखो बलि, बलि का मतलब मैंने समझाया था, बलि का मतलब केवल किसी को मारना ही नहीं है, बलि का मतलब अन्न इत्यादि देना या कोई हवि देना इत्यादि, जैसे देवताओं के लिए बलि। अब सुनो, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि यदि पूर्व पद के अंदर यदि कोई विभक्ति में वचन दूसरा है तो वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? मैंने आपको बताया था विभक्ति का चिन्ह कोई सा भी आए उसका तो क्या होना है, लोप होना है। अब देखो अभी तक तो मैं चतुर्थी एक वचन लेके चल रहा था, अब मैंने यहां पे क्या कर दिया, देवताओं के लिए बलि, बहुवचन कर दिया देवेभ्य, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, चतुर्थी का बहुवचन। तब भी रूप क्या बना, देव बलि। यदि मैं यहां पर देवेभ्य की बजाय यदि एक वचन करता देवाय, तो देवाई करता तब भी क्या रूप बनता, देव बलि, एक रूप बनता। क्योंकि भय हो चाहे आई हो उसका तो लोप होना है, और रूप क्या बनेगा, देव बलि, देवताओं के लिए हवि या अन्न इत्यादि। भूतेभ्य बलि, भूत का मतलब यहां पे वो भूत नहीं है, हम सभी भूत हैं, हम जितने भी दुनिया के अंदर निवासी है ना, जो प्राणी हैं, प्राणी हैं जितने भी, वो सारे के सारे भूत हैं। इसलिए हमारी जितनी वस्तुएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, भौतिक वस्तुएं। हम जिनका उपभोग करते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, भौतिक वस्तुएं। और जो जो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं का उपभोग करता है वो सारा का सारा भूत है। सारा सब प्रत्येक व्यक्ति, जो भूत का मतलब यहां पे प्राणी से है, वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। हाँ, भूतेभ्य बलि, प्राणियों के लिए। अब प्राणी का मतलब केवल मनुष्य नहीं, जैसे मैंने आपको बताया सामान्य तौर पर एक परंपरा रही है, हमारे घर में जब खाना बनता है पहली चपाती गाय के लिए या कुत्ते के लिए इत्यादि। अब वो बात अलग है, पति देव को पहली चपाती खिला देते हैं तो वो पति बेचारा गाय तो रहा नहीं, सेकंड वाला हो जाता है जरूर, तो वो बात अलग हो गई। यहां पर प्राणियों के लिए बलि, वो जो एक चपाती को रखने का प्रसंग था ना, वो वास्तव में क्या थी, भूत बलि थी। भूत बलि मतलब उनके लिए रखा गया अन्न इत्यादि। ऐसे ही जैसे आपने देखा होगा श्राद्ध पक्ष के अंदर कौवों के लिए अन्न रखा जाता है या उसके लिए खाना रखा जाता है या उनको खाना खिलाया जाता है। कौवों के लिए काकेभ्यः बलि, काक बलि। तो यहां पर सब जगह चतुर्थी का अर्थ है। राष्ट्र के लिए हित, राष्ट्रहितम। गायों के लिए सुखकारी, गो सुखम। छात्रों के लिए सुखकारी, छात्र सुखम। तो बहुवचन हो गया, गोभ्य सुखम, गो सुखम, छात्रेभ्यः सुखम, छात्र सुखम इत्यादि प्रसंग यहां पर रख सकते हैं। तो ये भी शब्द फिक्स हो गए, एक तो के लिए का अर्थ आ गया, और इसके अलावा बलि, हित इत्यादि जो शब्द है ना, उन शब्दों के प्रसंग में भी आपको चतुर्थी तत्पुरुष रखना है। अब एक बात देखिए, अभी मैंने तृतीय तत्पुरुष में आपको क्या बताया, तृतीय तत्पुरुष में यह बताया था वहां पर भी कोई हेतु या प्रयोजन हो और आगे अर्थ शब्द हो तो आपको तृतीय तत्पुरुष रखना है। अब इधर देखो, यहां पर भी अर्थ है लेकिन यहां पे चतुर्थी तत्पुरुष हो रहा है। सुन लीजिएगा क्या डिफरेंस है। वहां पे तो कोई हेतु या उद्देश्य बता रहे थे, पढ़ने के लिए पठनार्थ, कपड़ों के लिए वसनार्थ, या फिर वहां पर तो धान्येन अर्थ है धान्यार्थ। लेकिन यहां पर किसी का जो अर्थ आएगा वो व्यक्ति विशेष की बात होगी, अब कोई उद्देश्य नहीं। अच्छा, ये फल किसके लिए है, मोहनार्थ, मोहन के लिए। ये फल किसके लिए है, राम के लिए है, रामार्थ। कोई व्यक्ति विशेष की बात आएगी, स्पेसिफिक। अब उद्देश्य नहीं, उद्देश्य तो उधर आ गया तृतीया में। यहां पर एक देखा जाए
तो एक व्यक्ति विशेष की बात आएगी। देखो, व्यक्ति विशेष का प्रसंग होने पर चतुर्थी अंत वाले का अर्थ शब्द के साथ समास होगा। और इसका विग्रह करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, व्यक्ति विशेष का प्रसंग आए ना, क्योंकि आपको तो रूप बना करके देगा। अब इधर देखो, उधर भी अर्थ था, इधर भी अर्थ है। अब आप एक चीज चेक कर लीजिएगा, यदि उद्देश्य या प्रयोजन बता रहे हैं जब तो तृतीया के रूप में करेंगे हम। जैसे मोहन है, मोदकार्थम गच्छति, मोहन लड्डू के लिए जाता है, तो लड्डू तो क्या हो गया, उद्देश्य हो गया ना। तो फिर तो क्या हो गया, मोदकेन अर्थ है। और मैं उल्टा कर दूं कि ये जो लड्डू है ये मोहन के लिए है, मोदक है, मोहनार्थ है अस्ति। अब वो मोहन क्या हो गया, व्यक्ति विशेष हो गया, उसमें आपको विग्रह चतुर्थ के रूप में करना होगा। और इधर देख लीजिएगा, यदि पुल्लिंग का है तो विग्रह क्या हुआ, अयम, द्विज के लिए यह। अभी बताया ना, मोहन के लिए यह लड्डू, तो मोहनाय अयम, मोदक शब्द पुल्लिंग का किया तो आपने क्या किया, अयम। और यदि अर्थ की जगह अर्था स्त्रीलिंग का होता तो इधर क्या हो जाएगा, इयम। और इधर अर्थम नपुंसकलिंग का हो जाए तो इधर क्या बन गया, इदम। मतलब ये हो गया, जब कोई व्यक्ति विशेष की बात आ जाए, जैसे देखो नीचे, छात्राय अयम, छात्र के लिए यह है, तो रूप क्या बन गया, छात्रार्थ। ये ध्यान रखना, जब कभी भी कोई उद्देश्य या प्रयोजन हो तो वो तो वहां पर तो जाएगा तृतीया में, और कोई व्यक्ति विशेष की बात आ रही हो तो फिर वो कहां पर आ जाएगा, चतुर्थी में। अच्छा, आपने कहा कालिदासार्थ, यहीं पर आएगा, कालिदास नाम है ना, व्यक्ति विशेष है, कालिदासार्थ। अध्यापकार्थ यहीं पर आएगा, अध्यापक भी व्यक्ति विशेष है, स्पेसिफिक पर्सन है, अध्यापकार्थ। या फिर आपने कहा राष्ट्रार्थ, तो राष्ट्र भी एक स्पेसिफिक वस्तु है, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रार्थ। लेकिन आपने ऐसा किया धर्मार्थ, धर्म के लिए। अब धर्मार्थ, धर्म तो क्या है, उद्देश्य है ना, ये आपने प्याऊ लगाई और आपने क्या लिखा, धर्मार्थ प्याऊ या धर्मार्थ जलशाला। अब धर्मार्थ, धर्म क्या है, प्रयोजन है, आपने वो प्याऊ क्यों लगाई, धर्म के लिए। आपने देखा होगा ना, कई बार स्कूलों के बाहर लिखा हुआ है ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान, ये लिखा होता है। ज्ञानार्थ, ज्ञान क्या है, उद्देश्य है, तो वो कहां पर जाएगा, तृतीया तत्पुरुष में। ज्ञानेन अर्थ है, ज्ञानार्थ है, सेवया अर्थ है, सेवार्थ, सेवा भी क्या, उद्देश्य, वो तृतीया में जाएंगे। और यदि वहां पर होता, किसी का नाम लिखा हुआ होता और ये होता कि रमेश नाम के गुरुजी हैं, इसलिए आपको यहां पर आना है, रमेशार्थ है प्रवेश, तो फिर वो कहां पर आ जाता, चतुर्थी में आ जाता। इस प्रकार से क्लियर है। मतलब जैसे उत्तीर्णार्थ, उत्तीर्ण होने के लिए, तो क्या हो जाता, तृतीया तत्पुरुष में। उत्तीर्ण तो क्या है, उद्देश्य या प्रयोजन, तो दोनों में से फर्क रखना है। मैं इसलिए बता रहा हूं, अर्थ वाला प्रसंग आपके आ सकता है और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि वहां पे समास पूछा जब तो तत्पुरुष कर देंगे, हो सकता है कि वो द्वितीय तृतीय अलग अलग बांटे नहीं, तृतीय चतुर्थी बांटे नहीं जब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि बाय वो बांट दे और चलो बांटे भी नहीं और उससे सामासिक विग्रह पूछ ले, तो आप कौन सा विग्रह करोगे, इसलिए मैंने ये दोनों में विभाजन किया है। चलते हैं, इसके बाद आते हैं पंचमी तत्पुरुष की ओर। पंचमी में जैसे कि आपको पता है दूरीकरण का भाव होगा, दूरीकरण का प्रसंग होगा, दूरीकरण करने का कार्य होगा। उस तत्पुरुष को हम क्या कहेंगे, जहां पे पंचमी का अर्थ हो। सामान्य तौर पर आपको ध्यान है वहां पे कई प्रकरण आए थे, एक तो दूरीकरण की बात, एक डरने वाली बात, एक उत्पत्ति की बात आई थी ना, सारी के सारी पढ़ने की बात, वो सारे के सारे अपादान में थे। उन्हीं प्रकरणों से जुड़ा हुआ प्रसंग यहां पर होगा। जैसे चोर से भय, चोर से भय, पंचमी वाला पद कौन है, चोर। चोर का समास भय के साथ क्या रूप बन जाएगा, चोर भयम। गुरु से भय, गुरु भयम। रोग से भय, रोग भयम। विघ्न से भय, विघ्न भयम। पतन से भय, गिरने से डर, गिरने से डर, क्या रूप बन जाएगा, पतन भयम। तो आपको पता है डरने वाले अर्थ की धातु का प्रयोग होने पर जो डरने का कारण होता है उसमें कौन सी होती है, अपादान होकर के पंचमी। तो ये सबके अंदर कौन सी हो गई, पंचमी। और आगे भय था ना, भय की वजह से दय किया है, क्योंकि चतुर्थ, तीसरा, चौथा, पांचवा आगे हो तो तीसरा वर्ण करते हैं ना, पतनाद भयम, विघ्नाद भयम। तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और आइए आगे, मृत्यु से भय,
मृत्यु तो उकारांत है ना, भानु की तरह रूप चलेगा। मृत्यो हो भयम, मृत्यु भयम। सिंह से डरा हुआ, सिंगाद भीत है, सिंह भीत है। डर से ही डरा हुआ, भयाद भीत है, भय भीत है। सिंगाद भीति ही, सिंह भीति ही। सिंह से डर, सारे के सारे डरने वाले प्रसंग थे। अब सुनो, वृक्षात पतित है, वृक्ष से गिरा हुआ, क्या रूप बन जाएगा? वृक्ष पतित है। और ग्रामाद निर्गत है, ग्राम निर्गत है। अब आप ये कहो गुरुजी उधर पतित है और गत है तो आपने द्वितीय तत्पुरुष में बताया था, यहां पर आपने पंचमी में रख दिया। अब सुनो, वहां पर मैंने क्या बताया? कुएं में गिरा हुआ, कुएं को गिरा हुआ। कोई भी व्यक्ति कुएं में गिर सकता है, कुएं में गिर सकता है। तो वहां से यह थोड़ी है कि वो कुएं से गिर गया, कुएं से निकल करके कहीं बाहर थोड़ी गिरा। कुएं से कभी दूरीकरण का प्रसंग नहीं हो सकता था, लेकिन वृक्ष से गिरा। बालक वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ था, अचानक गिर गया, तो वहां तो दूरीकरण हो गया। ठीक है, यदि वो मान लो ऐसे कोई प्रसंग होता, यदि जैसे मान लो मकान के बगल के अंदर वृक्ष था और मकान के ऊपर बालक बैठा हुआ था और वो बालक मकान की छत से उस वृक्ष के ऊपर गिर गया, अब फिर ये क्या बन जाएगा? वृक्षम पतित है। वृक्ष के ऊपर गिरा तो क्या बन जाएगा? वृक्ष पतित है द्वितीय तत्पुरुष में। जैसे कूपम पतित है, कुएं में गिरा था ना, तो क्या बन गया था? द्वितीय तत्पुरुष में। और वहां से दूरीकरण की बात हो, दूरीकरण की बात हो तो पंचमी में आ जाएगा। अब इसमें वृक्षात पतित है, वृक्ष से गिरा हुआ, क्या रूप बन जाएगा? वृक्ष पतित है। सामान्य तौर पर यह होता है कि वृक्ष से तो गिरता है। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि नरकम पतित है, नरक में गिरा हुआ। नरक से दूरीकरण की कोई बात थोड़ी आती है कि वो तो नरक से गिर गया, ऐसा नहीं, नरक में गिर गया। इसलिए ध्यान रखना, भाव के अनुसार आपको प्रसंग रखना होगा। ऐसे ही गांव से निर्गत है, गांव से निकला हुआ। अब बताओ, जो निकला हुआ है पक्का है कि वो कहां पर होगा? दूरीकरण की बात होगी। यद्यपि गतय के अंदर भी दूरीकरण की बात आ रही थी, लेकिन गतय में तो जाना अर्थ था, आगतय में आना अर्थ था। गांव को गया हुआ या गांव को आया हुआ, तो वहां पर तो चाही गई बात थी। लेकिन यहां पर ग्रामाद निर्गत है, गांव से निकला हुआ, दूरीकरण की बात आ रही है, इसलिए हमने पंचमी का प्रसंग यहां पर रखा है। ठीक है, ऐसे देखिए यहां पर एक शब्द आ गया च्युत। यहां पर इसका शाब्दिक अर्थ होता है गिरा हुआ। जैसे हम कई बार बोलते हैं पद से गिरा हुआ, पदाच्युत है, पदच्युत है। धर्म से गिरा हुआ, धर्मच्युत है। कई जगह ऐसे प्रसंग आते हैं जब हम हमारे कर्तव्य से दूर हो जाएं, कर्तव्यच्युत है, दूरीकरण का प्रसंग आ रहा है। धर्म से भ्रष्ट, मतलब धर्म से दूर गिर गया, क्या रूप बन जाएगा? धर्म भ्रष्ट है। बंधन से मुक्त, बंधन से दूर हो गया, बंधन मुक्त है। ऋण से मुक्त, ऋण से दूर हो गया, ऋण मुक्त है। कार्य से मुक्त, क्या रूप बन जाएगा? कार्य मुक्त है। पाप से मुक्त, क्या रूप बन जाएगा? पाप मुक्त है। देखो सब में दूरीकरण की बात आ रही है। कार्य से मुक्त, दूरीकरण की। अब यहां पर भी से का अर्थ था, लेकिन से साधन वाला नहीं है, बल्कि तृतीया वाला ना होकर के पंचमी वाला है। कार्य से मुक्त पंचमी तत्पुरुष, और कार्य से युक्त, कार्य से युक्त, कार्य युक्त वो तृतीया में पहुंच जाएगा। मुक्त में दूरीकरण होगा, युक्त में एकत्रीकरण होगा, फिर वो तृतीया में पहुंच जाएगा। जैसा भाव होगा, भाव के अनुसार ही आपको कार्य करना है। ऐसे देखिए, कर्तव्य से विमुख, कर्तव्य से दूर, क्या रूप बन जाएगा? कर्तव्य विमुख है। लोक से उत्तर, मतलब लोक से, इस दुनिया से दूर की बात, दूरीकरण की बात आ गई। लोकाद उत्तरम, लोकोत्तरम, उत्तर से भी उत्तर, बाद के भी बाद, क्या रूप बन जाएगा? उत्तरोत्तरम। विवाह से भिन्न, हम क्या कहेंगे? विवाहेतर है। ध्यान रखना, सिंगल त है, इतर शब्द है। विवाह से इतर, क्या रूप बन जाएगा? विवाहेतर है। ऐसे ही संविधानाद इतर है, संविधान से इतर, क्या रूप बन जाएगा? संविधानेतर। आपको ध्यान है, जैसे पहले योजना आयोग था, उसकी जगह अब कौन सा आयोग हो गया? नीति आयोग। नीति आयोग को कौन सी संस्था माना जाता है? संविधानेतर।
उसका रीजन क्या है कि उसकी चर्चा संविधान में कहीं पर भी नहीं थी, संविधान से इतर है। वो संस्था क्या कहलाएगी? संविधानेतर संस्था। इतर, ध्यान रखना, इतर में सिंगल तय है जबकि उत्तर में डबल तय था। ठीक है, इस प्रकार से काफी रूप बनते हैं, ऐसे काफी रूप बनते हैं इनमें। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये हमारा पंचमी तत्पुरुष संपूर्ण होता है। अब सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा काम आने वाला, सबसे ज्यादा एरिया को कवर करने वाला तत्पुरुष है षष्ठी तत्पुरुष। क्योंकि आपको पता है षष्ठी से बाकी और कोई कारक नहीं हो तो विभक्ति कौन सी होती है? षष्ठी। तो यहां पर का, के, की, रा, रे, री इत्यादि का प्रसंग हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था जो तद्भव है ना, तद्भव को हम यहां पर रख सकते हैं पंचमी वाले तत्पुरुष के प्रसंग में ही। तो जैसे हम यदि रूप बनाएं, तस्माद भव है, उससे होने वाला, उससे होने वाला मूल शब्द क्या है? तद, और आगे क्या है? भव। रूप क्या बन जाएगा? तद्भव है, उससे उत्पन्न होने वाला। किससे? संस्कृत से उत्पन्न होने वाला, उससे उत्पन्न होने वाला। तद्भव शब्द को हम पंचमी तत्पुरुष के प्रसंग में रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। तो ये पंचमी वाला अर्थ आया तो पंचमी तत्पुरुष हो गया। द्वितीय वाले प्रसंग में द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय वाले प्रसंग में तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी वाले प्रसंग में चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी वाले प्रसंग में पंचमी तत्पुरुष। और इसी प्रकार से जब बात आएगी षष्ठी वाले प्रसंग की तो वहां पे कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और आगे चल करके सप्तमी का प्रसंग आएगा तो सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। चलते हैं क्रमिक तौर पर, हमारे पास षष्ठी तत्पुरुष को हम लेकर के चल रहे हैं। अब सुनो, अब यहां पे का, के, की का भाव होगा। देखना, षष्ठी विभक्ति अंत वाले पद का किसी भी दूसरे पद के साथ समास कार्य हो जाता है। जैसे कैसे कैसे? देखिए, एकता का सूत्र, एकता का सूत्र क्या रूप बन जाएगा? एकता सूत्र। एकतायाः, लता की तरह रूप चल गया। एकतायाः षष्ठी के अंदर लतायाः। ऐसे ही रक्षायाः सूत्रम क्या रूप बन जाएगा? रक्षा सूत्रम। शिक्षायाः क्षेत्रम क्या रूप बन जाएगा? शिक्षा क्षेत्रम, शिक्षा का क्षेत्र। विश्वस्य भाषा क्या रूप बन जाएगा? विश्व भाषा, संसार की भाषा। आम्रस्य रस है, आम्र रस है, आम का रस। काके की का भाव आ रहा है ना, तो इन सब जगह षष्ठी तत्पुरुष होगा। ऐसे ही देख लीजिएगा, चंदनस्य गंध है, चंदन की गंध या सुगंध क्या रूप बन जाएगा? चंदन गंध है। छात्रस्य पुस्तकम, छात्र की पुस्तक, छात्र पुस्तकम। जलस्य धारा, जल धारा, जल की धारा। अब देखो, गंध शब्द पुल्लिंग का था तो ये भी पुल्लिंग में बना, पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग का था तो ये भी नपुंसक लिंग में बना, धारा शब्द स्त्रीलिंग का था तो ये भी स्त्रीलिंग के अंदर बना। उत्तर पद के अनुसार ही लिंग का निर्धारण करना होगा। संगीतस्य साधनम, संगीत का साधन क्या रूप बन जाएगा? संगीत साधनम। तेलस्य कूप है, तेल का कुआं क्या रूप बन जाएगा? तेल कूप है। वातस्य नियंत्रणम, वायु का नियंत्रण क्या रूप बन जाएगा? वात नियंत्रणम। राष्ट्रस्य पतिः, राष्ट्रस्य पतिः क्या रूप बन जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्र का स्वामी या राष्ट्र का जो पति है उसको हम क्या कह देंगे? राष्ट्रपति। ठीक है, ऐसे ही देवताओं का लोक, देवलोक। देवा नाम लोक है, बहुवचन रख दिया। अरे एक रखते देवस्य लोक है तो भी रूप क्या बनता? देवलोक है। ऐसे देखिए, तस्य पुरुषः, उसका आदमी, उसको हम क्या कहेंगे? तत्पुरुषः। तो परीक्षा में आ जाए ना कि तत्पुरुष में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष में षष्ठी तत्पुरुष है, तत्पुरुष में षष्ठी तत्पुरुष है। ऐसे देखिए, अब देखो, सताम संगति ही, सज्जनों की संगति। तो आपको ध्यान है, सत शब्द ना, सत शब्द ओरिजिनल सत शब्द है महत की तरह, षष्ठी बहुवचन में बनता है सताम। जैसे महत से बनता है महताम, वैसे सत से क्या बनता है? सताम। सज्जनों की संगति क्या रूप बन जाएगा? सत्संगति। पहले के आगे स था ना, चर्त संधि हो गई, पहले के स्थान पर पहला, रूप क्या बन गया? सत्संगति ही। सताम आचार है,
सज्जनों का आचार, आचार का मतलब व्यवहार या आचरण इत्यादि। अब ओरिजिनल शब्द क्या था? सत्य, और आगे आचार। दोनों टुकड़े सार्थक हैं। 1 2 3 4 के आगे 3 4 5 हयवरल स्वर हो, आगे क्या मिला? स्वर। तो पहले के स्थान पे कौन सा? तीसरा। संधि कौन सी? जस्त्व। रूप क्या बन गया? सदाचार है। सत प्लस आचार है, सदाचार है। सताम गति ही, अब आगे गए तीसरा वर्ड मिल गया, क्या रूप बन जाएगा? सदगति, सज्जनों की गति। राज्य है, पुरुष है। अब सुनो, मैंने आपको बताया था सभी समासों के प्रसंग में यदि पूर्व पद में कोई भी शब्द ऐसा हो जिसके अंत में न हो, राजनी नहीं, कोई भी शब्द ऐसा हो जिसके अंदर पूर्व शब्द के अंत में क्या हो? न, तो उस न का क्या हो जाता है? हलंत न का क्या हो जाता है? लोप। अब देखना, राज्य है, पुरुष है। राजन शब्द है ना, राजन का षष्ठी एक वचन क्या बनता है? राज्य है। राज्य है, पुरुष है, क्या रूप बनेगा? राजपुरुष। न का लोप हो गया, राजपुरुष। उत्तर पद के अनुसार रूप क्या रूप बन जाएगा? राजपुरुष है, राजा का आदमी। ऐसे ही राज्य है, आदेश है, राजा का आदेश। मूल शब्द क्या है? राजन। राजन के न का क्या हो जाएगा? लोप। राज प्लस आदेश, ए और ए मिलकर के क्या हो जाएगा? आ, क्या रूप बन जाएगा? राजादेश है, न का लोप हो गया सब जगह। अब देखो राजन वाले सारे उदाहरण देख लीजिएगा। राज्य है कन्या, राजकन्या, राजा की कन्या। राज्य है भाषा, राजभाषा। राज्य है कुमारी, राजकुमारी। राज्य कुमार है, राजकुमार है। जैसे कुमारी आया वैसे कुमार भी आ सकता था। राज्य है धानी, राजधानी। धानी का मतलब उसका निवास स्थान इत्यादि। राज्य है माता, राजमाता। राज्य है कार्यम, राजकार्यम। यहां पे जो मूल शब्द है ना, मूल शब्द आपको पता है, माता के अंदर जो मूल शब्द है वो क्या है? मातृ है ना। मातृ से क्या बन जाएगा? माता। राज्य है माता, राजमाता। राज्य है कार्यम, राजकार्यम। राज्य है कुलम, राजकुलम। तो यहां पर सब जगह आपने न का लोप किया है और काके की का अर्थ आ रहा था, इस वजह से आपने ये काम किया है। अब आगे भी देखो, आगे भी न वाले ही हैं। आत्मन है, विश्वास है, खुद का विश्वास, आत्मविश्वास है। आत्मन है हत्या, आत्महत्या। आत्मन है गति, आत्मगति, स्वयं की गति। आत्मा का मतलब आत्मा तो होता ही होता है, स्वयं, स्वयं भी अर्थ होगा, ठीक है। आत्मन है रहस्यम, आत्मा का रहस्य या स्वयं का रहस्य क्या कहलाएगा? आत्म रहस्यम। सबके अंदर क्या कर दिया? न का लोप। ऐसे ही आत्मन है ज्ञानम, आत्मज्ञानम। ब्रह्मण है विचार है, ब्रह्म विचार है। अब देखना हिंदी में जब लिखते हैं ना, तो अब जैसे मान लो हम लिखते हैं ना आत्मा का रहस्य, तो वहां पर भी आपको रूप क्या बनाना पड़ेगा? आत्म रहस्य। ओरिजिनल शब्द आत्मन मान करके न का लोप करना पड़ेगा। हिंदी में आत्मा का रहस्य बोलते हैं ना, फिर भी रूप क्या बनेगा? आत्म रहस्य। आत्मा की हत्या, आत्महत्या। ऐसे ब्रह्मा का विचार, ब्रह्मा का विचार, ब्रह्मा विचार नहीं होगा, ब्रह्म विचार। मूल शब्द क्या है? ब्रह्मन। ब्रह्मन के न का लोप, क्या रूप बन जाएगा? ब्रह्म विचार है। ब्रह्मा का ज्ञान क्या कहलाएगा? ब्रह्मण है ज्ञानम, ब्रह्म ज्ञानम। ये सारे नकारांत शब्द ना, ये रूप आत्मन की तरह चल रहे हैं, ब्रह्मन इत्यादि के भी। जैसे आत्मन से षष्ठी में देखना आत्मन है, वैसे ब्रह्मन से क्या बन जाएगा? ब्रह्मण है। ब्रह्मण है ज्ञानम। ऐसे देखिए, चर्मण है रोग है, चमड़ी का रोग। चर्मण है रोग है, चर्म रोग है। कर्मण है फलम, कर्म फलम, कर्म का फल, कर्म फलम। अब देखो, आपका जगह देखा होगा ना आपने, अखबार में या फिर जगह जगह बैनर्स लगे हुए होते हैं, युवा नेता, युवा नेता, कर्मठ नेता। तो कोई मेरा साथी व्याकरण का होता है तो कर्मठ के आगे ओ को लगाया जाता है, कर्म ठोक नेता। हाँ, अब सुनो, यहां पे मूल शब्द है युवा, यूनाम नेता। देखो सब जगह, तीनों जगह यून आराना। यहां पे जो ओरिजिनल शब्द है वो शब्द है युवन, ठीक है। युवन शब्द से षष्ठी के बहुवचन में बनता है यूनाम, युवाओं का नेता, युवाओं का नेता। अब बताओ मूल शब्द क्या है? युवन, और आगे नेता। नेता के अंदर भी मूल शब्द तो क्या है? नेत्री। नेत्री से क्या बनता है? नेता। क्या रूप बन जाएगा बताइए? युवा नेता। यदि आप अलग अलग लिखो ना, युवा नेता, तो ठीक है, लेकिन एक साथ लिखे ना तो युवा नेता नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? युवा नेता। शुद्ध क्या होगा? युवा नेता। ऐसे युवा,
यूनाम वाणी, तो बताओ क्या बनेगा? युववाणी। जानो पहले कार्यक्रम भी आता था, युववाणी शुद्ध था वो। यूनाम वाणी, युवकों की वाणी, युववाणी। ऐसे यूनाम अवस्था, युवकों की अवस्था, युवन शब्द आगे अवस्था, सब जगह नए का लोप तो ही रहा है। युव प्लस अवस्था, सवर्ण दीर्घ हो गया और रूप क्या बन गया? युवावस्था। ठीक है, अब ऐसे ही यहां पे आ जाए यूनाम मंडलम। जगह जगह होता है ना, फलाने गांव का युवा मंडल, फलाने नगर का युवा मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है, तो वहां पे युवा मंडल के ऊपर गोला लगा देना, युवा मंडल लिखना सीखो पहले। युवा मंडल नहीं होता, यूनाम मंडलम। मूल शब्द क्या हुआ? युवन, युवन के न का लोप, युवा मंडल कभी नहीं बनेगा, शुद्ध क्या बनेगा? युव मंडल। शुद्ध क्या बनेगा? युव मंडल। युवा मंडल कभी भी नहीं बनता। ऐसे देखो मंत्री परिषद, मंत्री परिषद लिखते हैं ना, देखो काफी जगह गलत लिखते हैं। मंत्रिणाम परिषद, मूल शब्द क्या है? मंत्रिन, मंत्रिन के न का लोप, स्वामिन की तरह रूप चलेंगे सारे के सारे, मंत्री, मंत्रिणौ, मंत्रिण है। षष्ठी बहुवचन में क्या बना? मंत्रिणाम। मंत्रिणाम परिषद, मंत्रियों की परिषद, परिषद का मतलब सभा इत्यादि। अब यहां पे न का लोप हो गया, शुद्ध क्या बनेगा? मंत्री परिषद, ई छोटा। मंत्री, अकेला मंत्री बोलते ना तो प्रथमा के एक वचन में क्या बन जाता है? मंत्री बड़ा। स्वामी की जैसे सन्यासी से क्या बना? सन्यासिन। स्वामीन से क्या बना? स्वामी। वैसे मंत्रिन से क्या बन जाता? मंत्री। लेकिन समास होने पर तो ओरिजिनल शब्द क्या है? मंत्रिन है, न का लोप हो गया, शुद्ध क्या होगा? मंत्री परिषद। मंत्रिणाम मंडलम, मंत्रिमंडल, त्रि छोटा। मंत्रिण है पदम, मंत्री का पद, मंत्री पदम, तो ई छोटा रहेगा। ये जो जितने भी ई वाले प्रसंग है ना, हिंदी में काफी कंफ्यूजन होता है, काफी लोग गलत लिखते हैं। रोगियों की सेवा, अब हिंदी में लिखते तो क्या लिखते हैं? रोगी में सोचते हैं बड़ा बड़ा गी है, लेकिन वास्तव में मूल शब्द रोगिन है, उससे प्रथमा एक वचन बनता है रोगी। हम जो लिखते हैं रोगी वो सही है, लेकिन अब समास करेंगे ना, मूल शब्द क्या है? रोगिन, न का लोप हो गया, बताओ शुद्ध क्या बनेगा? रोगी सेवा, ई छोटा। ऐसे देखिए स्वामीनाम सेवा, स्वामियों की सेवा, क्या रूप बन जाएगा? स्वामी सेवा, छोटा। तो ये ध्यान रखना, ये जो स्वामिन की तरफ जो रूप चलते हैं ना, उन सब से जब समास करेंगे ना, ओरिजिनली जो इन है अंत में न का लोप हो जाएगा और ई छोटा रहेगा उनके अंदर रूप बनाते समय। अब काफी लोग इसको गलत लिखते हैं। अब मैं लेकर के आ रहा हूं मनस वाले रूपों को। मन की कामना, काके की का अर्थ होगा, लेकिन आपको संधियों में मैंने बताया था, मनस के आगे स है ना, मनस के अंत में, उसके आगे 3 4 5 हय वरल हो तो उत्व संधि होगी, और यदि कैक है पैफ है तो एक बार विसर्ग एक बार अर्धविसर्ग, यही काम बताया था ना। अब सुनो, मनस कामना, मन की कामना, मूल शब्द क्या है? मनस, आगे क्या आ गया ना, उत्व संधि नहीं होगी, एक बार विसर्ग एक बार अर्धविसर्ग, शुद्ध रूप क्या बनेगा? मन है कामना, और अर्धविसर्ग करना चाहो तो यहां पे क्या बन जाएगा? मन है कामना। ये भी सही है, अर्थ वही है। अब सुनो, अब इधर देखिए, र व र ल व व र, सारे 3 4 5 है वर लगे हैं, तो उत्तु संधि भी हो जाएगी। मन का रथ, मनसह रतः, मन शब्द का षष्ठी एक वचन क्या बनता है? मनसह, मनसह रतः, मन का रथ। देखो मनोरथ है, मन का वेग मनोवेग है, मन का रोग मनोरोग है, मन की लहरी मनोलहरी। अब ये पुल्लिंग के थे तो पुल्लिंग में रख दिया, लहरी शब्द स्त्रीलिंग का था तो मनोलहरी भी कहां पर आ जाएगा? स्त्रीलिंग में। मन का विकार मनोविकार है, मन का विज्ञान मनोविज्ञान, मनसह रंजनम मनोरंजनम, मन का रंजन, रंजन का मतलब मन को खुश करना, मन को आनंदित करना, वो क्या कहलाता है? मनोरंजन। इसी प्रकार से देखिए छंद का ज्ञान, अब वही सेम, छंदस के अंत में स है ना, आगे यदि 3 4 5 है वरल होगा तो संधि कर देंगे। छंदस ज्ञानम छंदो ज्ञानम। अब आप लेते हैं छंद ज्ञान, जैसे समय ज्ञान संख्या ज्ञान, वैसे छंद ज्ञान नहीं होगा। छंद में मूल शब्द क्या है? छंदस, और ज्ञान में ज्ञ मिलाना, ज्ञ में क्या क्या मिला हुआ है? जय और य। जय कौन सा वर्ण है? तीसरा, तो आपको उत्तर संधि करनी होगी और रूप क्या बनेगा? छंदो ज्ञान। ऐसे ही यशोगाथा,
यश गाथा नहीं होता, यशो गाथा, यश की गाथा। यश का गान क्या रूप बनेगा? यशो गानम। तप का वन, तपोवन। सिर की वेदना, सिरो वेदना। ये सब में सह था ना, उत्तर संधि हो गई। सिर की मणि, शिरोमणि। ठीक है, सिर की मणि, शिरोमणि। तो यहां पर सब जगह काके की का अर्थ आ रहा है। इस प्रकार से आपको षष्ठी तत्पुरुष में विभिन्न उदाहरण हमने रखे। लेकिन आप देखो, मैंने तत्पुरुष समास के प्रसंग में स्टार्टिंग में देखिए, मैंने ये बताया था कि उत्तर पद में राजन शब्द हो तो राजन के स्थान पे अकारांत आदेश होगा, नंबर 1। वहीं पर गो के स्थान पे गव होगा, और अक्षी, अंगुल और रात्र के अंदर भी आपने अकारांत किया था, 4 बताए थे ना। अब वो राजन वाला प्रसंग ले रहा हूं मैं। धर्मस्य राजा, धर्म का राजा, धर्म का राजा। मूल शब्द क्या आ गया? धर्मस्य में यहां पे मूल शब्द है धर्म, धर्म है, नया कोटा लीजिएगा, धर्म, धर्म राजन। देखो मूल शब्द क्या है? धर्म, और आगे क्या है? राजन। क्या रूप बनेगा बताइए? अब वैसे देखा जाता तो नियमानुसार तो क्या रूप बनता? उत्तर पद के अनुसार रूप चलता ना। तो जैसे राजन से राजा बना, वैसे क्या बनना चाहिए था? राजा, धर्म राजा ये बनना चाहिए था। लेकिन धर्म राजा नहीं बनेगा, रूप क्या बनेगा? अकारांत हो जाएगा। अकारांत हो जाएगा तो रूप किसकी तरह? राम की तरह। और रूप क्या बन जाएगा? धर्म राजा है। जबकि अकेले राजा का रूप तो अलग चलता है, राजा, राजानौ, राजान है। और इस तरह राजा के जो रूप है वो राम की तरह चल जाएंगे। अब इसका रूप क्या चलेगा? धर्म राजा है, धर्म राजऊ, धर्म राजा, द्वितीया में धर्म राजम, तृतीया में धर्म राजेन, चतुर्थी में धर्म राजाय। जबकि राजन के रूप तो अलग चलते हैं। नंबर 1, पक्षियों का राजा, पक्षी नाम राजा, पक्षी में नय का लोप हो जाएगा, रूप क्या बन गया? पक्षी राजा है। क्या रूप बन जाएगा? पक्षी राजा है। ऐसे युनाम राजा, युवकों का राजा, क्या रूप बन जाएगा? युव राजा। युवराजन में से राजन नय का तो लोप हो गया युवन का, और राजन की जगह राज, क्या रूप बन जाएगा? युवराज है। युवराजा नहीं बनता, युवराज है बनता है। और ऐसे ही योगी नाम राजा, क्या रूप बनेगा? योगी राजा है। योगिन के अंदर नय का लोप हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था? उत्तर पद में यदि राजन शब्द हो तो राजन के स्थान पे अकारांत राज आदेश हो जाएगा, और उसका जो रूप है फिर राम की तरह चलेगा। इस प्रकार से यह आपका षष्ठी तत्पुरुष का प्रसंग था जिसको हमने रखा है। अब विभक्ति तत्पुरुष में ही अंतिम प्रसंग हमारे सामने आता है, और वो है सप्तमी तत्पुरुष। अब वही प्रसंग आ गया, सप्तमी वाले पद का किसी भी समर्थ पद के साथ समास होगा। आपको ध्यान है, सप्तमी के दौरान हमने 3 प्रकार के आधार बताए थे। आधारों की अधिकरण संज्ञा, और अधिकरण में कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति होती है। अब इधर देखिए, ये पटु, कुशल, चतुराई, धूर्तता इत्यादि का जो विषय था ना, इस विषय को हमने कौन सा आधार कहा था? वैषयिक आधार कहा था ना, वैषयिक आधार। अब आधार में सप्तमी हुई थी। अब सुनो, व्यापार में पटु, व्यापार में चतुर, तो व्यापार में सप्तमी है ना, व्यापार पटु। वाची पटु, बोलने में चालाक, तो यहां पे जो वाच शब्द ना, इस च के स्थान पे क भी हो जाएगा। अभी मैं प्रत्ययों में बता दूंगा आपको क्या रूप बन जाएगा? वाक पटु। व्यवहारे कुशल है, व्यवहार में कुशल, व्यवहार कुशल है, सारे के सारे वैषयिक वाले हैं। तर्के कुशल है, तर्क में कुशल, तर्क कुशल है। भाषणे कुशल है, भाषण में कुशल, क्या रूप बन जाएगा? भाषण कुशल है। इन सभी उदाहरणों के अंदर वैषयिक वाली बात आ रही है। व्याकरणे निपुण है, व्याकरण निपुण है, व्याकरण में निपुण। काव्य में निपुण, काव्य निपुण है। भाषण में चपल, चपल का मतलब हुआ चंचल, क्या रूप बन जाएगा? भाषण चपल है। संगीत में प्रवीण, क्या रूप बन जाएगा? संगीत प्रवीण है। धावने प्रवीण है, धावन प्रवीण है, दौड़ने में प्रवीण। भाषणे चतुर है, भाषण चतुर है, बोलने में चतुर। वाची चतुर है, बोलने में, वही वाच शब्द आ गया ना, वाच के च के स्थान पे क्या हो जाएगा? कै, रूप क्या बन जाएगा? वाक चतुर है। तो इन सभी उदाहरणों के अंदर जो आपने रखा ना, वो आधार कौन सा था? वैषयिक। शास्त्रेषु पंडिताय, पंडिताई का विषय क्या हुआ? शास्त्र।
क्या रूप बन जाएगा? शास्त्र पंडित है। अब बहुवचन करो तो भी कोई फर्क नहीं ना, शास्त्रेषु कर दिया तो भी कोई मतलब नहीं है। शास्त्रे कर देते, एक ही शास्त्र में पंडित, हमने कहा कि व्याकरणे पंडित है, व्याकरण पंडित है। ऐसे ही स्त्रीसु धूर्त है, क्या रूप बन जाएगा? स्त्री धूर्त है, स्त्रियों के विषय में धूर्त। यहां तक के जितने भी प्रसंग आए ना, वो कैसे आधार थे? वैषयिक आधार वाले प्रसंग थे। अलर्ट रहिए, वैषयिक आधार वाला प्रसंग था। अभी तक जितने भी बातें बताई ना, वो विषय संबंधी थे। इच्छा, रुचि, चतुराई, धूर्तता इत्यादि का क्या था? विषय था। सप्तमी थी, सप्तमी का आपने दूसरे पद के साथ समास कर दिया, ये इच्छा, रुचि, चतुराई, धूर्तता वाले पदों के साथ। अब सुनो, ये बताइए, वृक्ष के ऊपर चढ़ा हुआ, वृक्ष उसके ऊपर चढ़ा हुआ, बताओ कौन सा आधार? औपश्लेषिक दिख रहा है ना, सीधे तौर पर भौतिक जुड़ाव है। वृक्ष के ऊपर चढ़ा हुआ, वृक्ष से आरूढ़ है, वृक्षारूढ़ है। घोड़े के ऊपर चढ़ा हुआ, क्या रूप बन जाएगा? अश्वे आरूढ़ है, अश्वारूढ़ है। धर्म में लीन, क्या रूप बन जाएगा? धर्म लीन है। तस्मिन लीन है, उसमें लीन। अब यहां पे तस्मिन में मूल शब्द क्या है? तद। और आपको ध्यान है, लत्व संधि, तवर्ग के आगे लय हो तो तवर्ग के स्थान पे भी लय हो जाता है ना। कौन सी संधि? लत्व, जिसको आपने क्या नाम दिया था? पर सवर्ण, तोरली वाला। तो क्या रूप बन जाएगा? तल्लीन है, उसमें लीन। धर्म में रत है, धर्म में रत। ये सारे के सारे कैसे आधार हैं बताओ? औपश्लेषिक है ना। यहां पे हम विषय संबंधी या व्यापकता की बात नहीं कर रहे। व्यापकता और विषय संबंधी से छूटा हुआ प्रकरण कहां पे आ जाता है? औपश्लेषिक में। तो ये सारे आधार कैसे हो गए? औपश्लेषिक आधार हैं। तो इन सभी प्रसंगों के अंदर सप्तमी वाले पद का दूसरे पद के साथ समास कार्य हो गया है। क्लियर? आगे चलें। अब यहां पे कुछ बातें और रख दी हैं जो कि फिक्स हैं, सुन लीजिएगा। सप्तमी वाले पद का 4 शब्द छांट दिए, सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंध। इन शब्दों के साथ समास कार्य हो जाता है। अभी तक तो आधार की बात हो गई, लेकिन सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंध ये फिक्स शब्द हैं। जैसे आपने कहा रसों में सिद्ध, ऐसा कोई कवि जो रस लिखने के अंदर सिद्ध हो, रसों को लिखने में सिद्ध हो, तो रसेषु सिद्ध है, क्या कहेंगे? रस सिद्ध। कालिदास को क्या माना जाता है? रस सिद्ध कवीश्वर कहा जाता है। कालिदास रसों के अंदर सिद्ध थे, क्या रूप बन गया? रस सिद्ध है। भारत में सिद्ध, भारत में ट्रेंड, सिद्ध का मतलब ये मान लीजिएगा ट्रेंड, भारत में ट्रेंड हो, उसको हम क्या कहेंगे? भारत सिद्ध है। योग में सिद्ध, योग सिद्ध है। तर्क में सिद्ध, तर्क सिद्ध है, मतलब एक्सपर्ट, ये मान लीजिएगा। तर्क में ट्रेंड, तर्क में उसको क्या कहेंगे? तर्क सिद्ध है। व्याकरण में सिद्ध, व्याकरण सिद्ध है। ठीक है। ऐसे छायायाम शुष्क है, शुष्क शब्द है ना, छाया में सुखाया हुआ, क्या रूप बन जाएगा? छाया शुष्क है। छाया में सूखा हुआ उसको हम क्या कहेंगे? छाया शुष्क है। और ऐसे देखिए आतपे शुष्क है, आतप का मतलब हुआ धूप, धूप के अंदर सुखाया हुआ, क्या रूप बन जाएगा? आतप शुष्क। ऐसे इस थाली में पकाया हुआ, इस थाली का मतलब होता है भगोनी या थाली इत्यादि, जो बड़ा पात्र है उसको इस थाली में पकाया हुआ, क्या? स्थाल्याम, नदी की तरह। स्थाली शब्द विकारांतर है, नदी की तरह। स्थाल्याम पक्व है, स्थाली पक्व है। चक्रे बंद है, चक्र बंद है। और ये 3 उदाहरणों को अलग से ध्यान रखना। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम है, नरों में उत्तम नरोत्तम है, सभी में उत्तम सर्वोत्तम है। आपको मैंने बताया था तम प्रत्यय होने पर षष्ठी या सप्तमी होती है ना निर्धारण, तो ये सप्तमी वाले प्रसंग आ गए। पुरुषेषु उत्तम है, पुरुषोत्तम है, नरेषु उत्तम है, नरोत्तम है, सर्वेषु उत्तम है, सर्वोत्तम है, ये उत्तम वाला। और एक उदाहरण और दे दिया, नगर में स्थित, क्या रूप बन जाएगा? नगर स्थित। जयपुर में स्थित, जयपुर स्थित। भारत में स्थित, भारत स्थित। ये सीधे तौर पर यहां पे सप्तमी का अर्थ है। सप्तमी वाले प्रसंग के अंदर आपको सप्तमी तत्पुरुष का कार्य करना है।
इस प्रकार से ये द्वितीया से लेकर के सप्तमी तत्पुरुष तक के प्रकरण को आप देख सकते हैं। अब सुनिए, इनका वाक्य प्रयोग भी देख लो। ये अभी तक जो बातें बताई ना, तो रूप मैंने प्रथमा विभक्ति का बनाया लास्ट में जाकर के। आपके कोई गद्यांश पद्यांश में तो इनका वाक्य प्रयोग आ सकता है, वो कोई सी विभक्ति का आएगा। अब देखो, रस सिद्धाय कालिदासाय नमः, और रस सिद्ध कालिदास के लिए नमस्कार। नमः के योग में कौन सी हो गई? चतुर्थी। अब बताइए, आपके पास ये आ गया रस सिद्धाय, और इसका आपसे समास पूछा या समास का विग्रह करवाया, तो देखो मैंने क्या बताया था, विग्रह करते समय एक बात हो गई, उत्तर पद तो सेम एज इट इज रखना है। सिद्धाय का तो आपने क्या रखा? सिद्धाय। अब किस में सिद्ध? रसों के अंदर सिद्ध, तो रसेसु सिद्धाय। उत्तर पद तो सेम एज इट इज रखना होगा। ऐसे देखो आप, नृप है राजपुत्राय धनम ददाति, राजा राजपुत्र को धन देता है। धन देने के प्रसंग में संप्रदान हो गया ना, राजपुत्राय चतुर्थी एक वचन, तो रूप क्या बनेगा? राजपुत्र का मतलब क्या हुआ? राजा का पुत्र, लेकिन चतुर्थी दे रखा है, तो राज्य है पुत्राय, राजा के पुत्र के लिए। ठीक है। अध्यापक है ग्रामागतम छात्रम पाठयति, ठीक है, गांव से आए हुए छात्र को पढ़ाता है, तो क्या रूप बन गया? ग्रामागतम, ग्रामाद आगतम। छात्र है हस्तलिखितम ग्रंथम पठति, छात्र हाथ से लिखे हुए ग्रंथ को पढ़ता है। कैसे ग्रंथ को? हस्तेन लिखितम। आया था अभी उदाहरण, वाक्य प्रयोग हो गया इसका। इसी प्रकार से देखिए, पुत्र है स्वर्गगताम मातरम नमति, जो पुत्र है स्वर्ग में गई हुई माता को नमस्कार करता है। अब इसका देखो, स्वर्गगताम में देखिए, मैंने क्या बताया था, जाने की क्रिया में गत वाले प्रसंग में द्वितीय तत्पुरुष, लेकिन गता शब्द स्त्रीलिंग का है, तो रूप क्या बन जाएगा? स्वर्गम गताम, स्वर्ग में गई हुई। ऐसे ही छात्र है भयभीतायाः अध्यापिकायाः पठति, छात्र डरती हुई अध्यापिका से पढ़ता है। अब आपने क्या रख दिया? भयभीतायाः, तो भयभीत के प्रसंग में आपको बताया था भयाद भीतम भयभीतम, लेकिन ये पंचमी का दे रखा है, तो क्या रूप बन जाएगा? भयाद भीतायाः। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, अब आप ये कहो भयाद में भी पंचमी है और भीतायाः में भी पंचमी है, तो ये क्या समानाधिकरण हो जाएगा? क्या इसको हम कर्मधारय कह देंगे क्या? लेकिन ध्यान रखना, ये बात नहीं है। उत्तर पद को तो प्रथमा मान करके ही काम करना होगा, उसका रूप आगे चल करके बन गया, इसको हम समानाधिकरण नहीं कहेंगे। यद्यपि दोनों पदों में समान विभक्ति है, लेकिन इसको समानाधिकरण नहीं कहेंगे। जैसे अभी बताया था मैंने, स्टार्टिंग का है रस सिद्धाय, इसमें तो चलो उसमें एक में सप्तमी थी एक में चतुर्थी थी, लेकिन यहां पर दोनों में पंचमी आ रही है, लेकिन फिर भी इसको हम समानाधिकरण नहीं मानेंगे। समानाधिकरण तो तब माना जाता या तो दोनों के अंदर प्रथमा प्रथमा होती, या फिर दोनों के अंदर षष्ठी षष्ठी, वो आगे चल करके द्विगु वाली बात आएगी, उसी को समानाधिकरण मानेंगे। संस्कृतम देशम एक सूत्रे बधनाति, एक सूत्रे बधनाति, एक सूत्रे बधनाति। संस्कृत है वो देश को एक सूत्र में बांधती है, एकता के सूत्र में बांधती है, तो क्या बन जाएगा? एकतायाः सूत्रे, एकता के सूत्र में। सूत्रे उत्तर पद में था, तो वैसे कि वैसे आ गया, एकतायाः सूत्रे। सीधी सी भाव की बात यह है, यदि तत्पुरुष समास में आपके पास कोई भी लौकिक विग्रह पूछा जाए, सामासिक विग्रह पूछा जाए, तो वहां पर आप क्या करेंगे? उत्तर पद तो एज इट इज रख देंगे। यहां पे एकता सूत्रे था, तो सूत्रे का सूत्रे रख दिया, पहले वाले में जो विभक्ति का चिन्ह है वो लगाना है। इधर देखो भय भीतायाः, तो भीताया का भीताया रख दिया। स्वर्ग गताम था, तो गताम का गताम रख दिया। ऐसे देखो शिक्षा क्षेत्रे, क्षेत्री का क्षेत्र रख दिया। लेकिन देखो शिक्षा के क्षेत्र में, तो क्षेत्रे का तो क्षेत्र, लेकिन शिक्षा के षष्ठी विभक्ति होगी ना, शिक्षा के, तो शिक्षायाः क्षेत्रे। इसी प्रकार से यहां पर आप विभिन्न प्रकार का जो वाक्य प्रयोग है इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला तत्पुरुष हुआ, जिसको हम कहते हैं विभक्ति तत्पुरुष। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे तत्पुरुष की ओर, और दूसरा तत्पुरुष है नय तत्पुरुष, नेगेटिव मीनिंग वाला, नय अव्यय वाला जो तत्पुरुष है उसको हम कहते हैं नय तत्पुरुष। सुनो, जैसे कई बार होता है ना दैनिक जीवन में, आपने देखा साधु, आपने कहा सही बात है, सत्य
आपने कहा सत्य बात है, और आपने सत्य का जस्ट अपोजिट क्या कहा? असत्य। सत्य का अपोजिट क्या कहा? असत्य। उदार, उसकी नीति उदारवादी थी, और आपने कहा कि नहीं, उदार नहीं था, वो तो अनुदार था। तो ये उदार में तो आपने क्या लिखा? अनुदार लिखा ना। सत्य में आपने क्या लिखा? असत्य। तो ये ए और अन का जो फर्क है, यही फर्क वास्तव में नए तत्पुरुष का है। इसमें क्या चीज है, एक बार समझ लीजिएगा, मैं पूरी बात क्लियर कर देता हूं। वास्तव में यहां पर नय अव्यय होता है, जिसमें यह की तो संज्ञा हो जाती है, बचता केवल क्या है? न। इस न का समास होगा नेगेटिव मीनिंग में किसी भी शब्द के साथ, किसी भी शब्द के साथ नेगेटिव मीनिंग के अंदर समास हो जाएगा। समास होते ही इस न में से न का तो हो जाएगा लोप, बचेगा ए। तो जैसे मैंने बताया ना, न सत्यम असत्यम, न साधु असाधु, न कार्य अकार्य, न विवेक है अविवेक है, क्योंकि इसमें से न में से किसका लोप हो गया? न का। बच गया क्या? केवल ए। लेकिन यदि इस ए के बाद, इस ए के बाद यदि कोई स्वर हो, कोई भी स्वर, तो यहां पर अलग से न और आ जाएगा। मतलब ए के बजाय आप क्या जोड़ेंगे? अन जोड़ेंगे। नुम का आगम होता है, नुट का आगम होता है, तस्मान नुड़ची एक सूत्र है, नुट का आगम हो जाता है, न आ जाता है। अब निष्कर्ष क्या निकला? यदि आगे स्वर होगा तो आपको क्या जोड़ना है? अन जोड़ना है। और आगे, अब इसी से निष्कर्ष क्या निकल गया कि आगे व्यंजन होगा तो ए जोड़ेंगे। पढ़ लीजिएगा, नए अव्यय का किसी भी समर्थ पद के साथ समास हो जाता है। समास कार्य होने पर न का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, अर्थात न में से ए ही शेष रहता है। यदि स्वर वर्ण आगे हो तो नुट का आगम भी हो जाता है, अर्थात यहां पे क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि व्यंजन वर्ण आगे होने पर ए तथा स्वर वर्ण आगे होने पर क्या दिखाई देगा? अन। अब मैंने बोला था ना उदार, उदार में ऊ क्या था? स्वर था, तो अब आप उसको क्या कहेंगे? अनुदार। और यदि उदार की जगह मैं वहां पर कर देता कोई भी, जैसे मैंने बताया साधु, तो क्या रूप बन जाएगा? असाधु। कैसे कैसे देखिए, एक बार इनके रूपों को देखते हैं। न साधु असाधु, न पंडित है अपंडित है, न विवेक है अविवेक है, न ब्राह्मण है अब्राह्मण है, न विघ्न है अविघ्न है, न धर्म है अधर्म है, न सत्यम असत्यम, न सत्यम असत्यम। सारे के सारे व्यंजन से शुरू हो रहे थे, इसलिए हमने सब में क्या लगा दिया? ए लगा दिया। आगे आओ, न शिष्टम अशिष्टम, न ज्ञानम अज्ञानम, न व्ययम अव्ययम, न घोष है अघोष है, न चल है अचल है, न परिचित है अपरिचित है, न पवित्र है अपवित्र है। सबके अंदर आपने क्या लगा दिया? ए, क्योंकि ये सारे के सारे किससे शुरू हो रहे थे? व्यंजन से। तो व्यंजन वाले प्रसंग में तो आपको क्या लगाना है? ए। अब मान लो परीक्षा में आपको देगा अचला है, तो आपको क्या करना है? ए की जगह विग्रह बनाते समय न लगाना है। न चला है अचला है, तो जहां पे ए आया ना, ए की जगह न लगा देंगे। लेकिन यदि वो स्वर वाला हो, तो स्वर वाले प्रसंग में आपको क्या दिखाई देगा? अन दिखाई देगा ना। तो यहां पर जो न लगाएंगे ना, वो आपको किसकी जगह लगाना होगा? अन की जगह लगाना होगा। जैसे आपने बनाया न अश्व है, अब क्या हो जाएगा? न अश्व है। अब अश्व में ए क्या था? स्वर, तो आपको ए के बजाय क्या दिखाई देगा? अन, और रूप क्या बना? अनस्व है। और इसका परीक्षा में आपको सामासिक विग्रह करना हो तो अन की जगह न करना होगा, और रूप क्या बन जाएगा? न अश्व है। ऐसे देखो, न ईश्वर है अनीश्वर है, न उदरा क्या हो जाएगा? अनुदरा, न उक्त्वा अनुक्त्वा, न आत्मा अनात्मा, न अद्यतनम अनद्यतनम, न आर्य है अनार्य है। सारे के सारे देखो स्वर से शुरू होने वाले हैं, तो अन जुड़ जाएगा। ऐसे आगे देख सकते हो और भी, न उद्वेग करम, न उद्वेग करम क्या रूप बन जाएगा? अनुद्वेग करम, न उपस्थित है अनुपस्थित है, न उदार है अनुदार है, न उत्तीर्ण है
अनुत्तीर्ण है, न आश्रित है अनाश्रित है, न इष्टम अनिष्टम, न आदृतम अनादृतम, न उद्योगाः अनुद्योगाः। इसमें समास तो नए तत्पुरुष है। स्वर वाले प्रसंग में अन दिख रहा है, व्यंजन वाले प्रसंग में ए दिख रहा है। समास तो नए तत्पुरुष हो गया, लेकिन जब आप इसका सामासिक विग्रह करेंगे तो ये ध्यान रख लेना, व्यंजन वाले प्रसंग में तो ए की जगह न लगा देंगे और स्वर वाले प्रसंग में अन की जगह न लगा देंगे। तो जैसे अशिष्ट अनिष्टम आ गया, अनिष्ट में से इष्ट को अलग कर लीजिएगा तो क्या रूप बन जाएगा? न इष्टम अनिष्टम, अन की जगह न आ जाएगा। यह नियम आपके संस्कृत में ही स्वीकार्य है, हिंदी में कुछ जगह अलग भी हो जाता है। हिंदी में ये शब्द तो जो तत्सम वाले शब्द है ना, उनमें तो ये नियम काम आ ही जाएगा। संस्कृत के आधार पर जितने शब्द बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम। तत्समों के प्रसंग में तो जितने भी नियम है ना, संस्कृत वाले नियम यथावत काम आएंगे, लेकिन जो तद्भव है, तद्भव में संस्कृत के सारे काम आए ये कोई आवश्यक नहीं है। अब देखो हिंदी में आपने देखा होगा ना, अन देखा, अन सुना, अन कहा, अन चाहा, आया ना? कहा, देखा, सुना, चाहा, सारे व्यंजन से शुरू थे, लेकिन फिर भी वहां पे क्या लगाया आपने? अन, और अन भी न पूरे वाला। तो वो क्या शब्द थे? तद्भव थे, उनमें वो नियम उनके हिसाब से रहेंगे। हमारे यहां तो व्यंजन से शुरू है तो ए जुड़ेगा पक्का, और स्वर से शुरू है तो अन जुड़ेगा पक्का। ये दो चीज दिख जाए, उसी प्रकरण को आप नए तत्पुरुष के अंदर रखेंगे। नेगेटिव वाला तत्पुरुष जिसको रखेंगे वो रख सकते हैं। बिल्कुल सरल पार्ट है ये। जैसे इसका भी वाक्य प्रयोग देख लीजिएगा और भी क्लियर हो जाएगा। अनस्वाय गुरवे नमः, ऐसे गुरुजी जिनके पास घोड़ा नहीं है, ऐसे गुरुजी को नमस्कार है। गुरवे नमः, गुरवे नमः, अनस्वाय गुरवे नमः। गुरु शब्द से चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा? गुरवे। अनस्वाय गुरवे नमः। अब बताओ क्या होगा? अनस्वाय क्या रूप बन जाएगा? न अस्वाय। अश्वता स्वर वाला अन आ गया था तो उसको हम क्या कहेंगे? अनस्वाय। अध्यापक है, अनुत्तीर्णम छात्रम दंडयति। अध्यापक अनुत्तीर्ण छात्र को पीटता है या दंड देता है, तो अनुत्तीर्णम का मतलब क्या हो गया? न उत्तीर्णम, जो कि उत्तीर्ण नहीं हुआ। नृप है, नृप है, अध्यापक है, अनुत्तीर्णम छात्रम दंडयति, तो क्या रूप बन जाएगा? न उत्तीर्णम। क्या रूप बन जाएगा? अनुत्तीर्णम। सही है। और अनस्वाय का क्या बन गया? नस्वाय। नृप है, अनुदाराय विप्राय गाम न ददाति, जो अनुदार ब्राह्मण है उसको गाय नहीं देता, तो क्या रूप बन जाएगा? अनुदाराय का क्या बन जाएगा? न उदाराय। नृप है, अब यदि एक वचन था तो न उदाराय। अनुदारेभ्य है, तो क्या रूप बन जाएगा? न उदारेभ्य है। तत्पुरुष की सबसे बढ़िया पहचान तो यही है। उत्तर पद तो जैसा दिया हुआ है, सामासिक विग्रह का वही करना है, बस पहले वाले पद का आपको निर्धारण करना होगा। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा तत्पुरुष आया, जिसको हम कहते हैं नया तत्पुरुष। अब आते हैं हम तीसरे प्रकार का तत्पुरुष। व्यधिकरण के अंदर तीन भेद थे ना, पहला तो विभक्ति तत्पुरुष हो गया, दूसरा नया तत्पुरुष हो गया, और तीसरा कौन सा आ रहा है? प्रादि तत्पुरुष। इस प्रकार का भेद हिंदी में नहीं है। हिंदी में प्रादि तत्पुरुष के उदाहरणों में भी अव्ययी मान लिया जाता है, लेकिन सुनिए, अव्ययी भाव समास में और प्रादि तत्पुरुष में देखो समानता भी है और अंतर भी है। सुन लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। अव्ययी भाव समास में भी आपने देखा था पूर्व पद अव्यय होता है, यहां पर भी पूर्व पद अव्यय होगा। वो जो प्रादि है ना, 22 प्रादि जिनको आप उपसर्ग कहते हैं, ध्यान रखना, सीधे तौर पर कभी भी 22 उपसर्ग नहीं होंगे। हम क्या कहते थे सीधे तौर पर? प्र उपसर्ग, सम उपसर्ग, अनुपसर्ग, या फिर आपने रूप बनाया ना उपकृष्णम। अधिकाधिक लोग तो ये कहते थे यहां पे उप उपसर्ग आ गया। नहीं, 22 प्रादि, सुन लीजिएगा लॉजिक के दृष्टिकोण से, 22 प्रादि ओरिजिनली अव्यय होते हैं। ये 22 उपसर्ग जिनको बोलते हो ना, ओरिजिनली तो वो क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। उनके साथ कोई एक्टिविटी आ जाए, गतिविधि आ जाए, कोई क्रिया रूप आ जाए, कोई धातु रूप आ जाए, कोई क्रिया की बात आ जाए ना, तब जाकर के वो उपसर्ग बनते हैं।
जैसे उपकृष्ण में कोई क्रिया नहीं थी, कृष्ण के समीप कोई क्रिया थोड़ी है, तो वो उप अव्यय है, उपसर्ग नहीं है। और आपने बना दिया उपकारम करोति या उपगच्छति, नजदीक जाता है, उपगच्छति। और गच्छति तो क्या है, जाना तो क्रिया है ना, तब जाकर के वो उपसर्ग होगा। ये चेक कर लीजिएगा माइंडसेट। 22 प्राधि ओरिजिनली अव्यय होते हैं। यदि उसके साथ कोई एक्टिविटी, कोई गतिविधि, कोई क्रिया रूप आए, तब जाकर के वो उपसर्ग होंगे। जैसे मान लो वहीं पर और भी लिखा है मैंने, जैसे निर वाला लिखाया, निर्मक्षिकम। अब बताओ, निर तो 22 प्राधि में है, क्या निर को उपसर्ग कह सकते हैं क्या? वहां पर उपसर्ग शब्द का यूज नहीं किया मैंने क्या कहा, निरअव्यय। यद्यपि 22 प्राधि में है, तो गुरुजी ने कह दिया कि 22 उपसर्ग होते हैं, लेकिन ठीक है 22 उपसर्ग होते हैं, लेकिन सीधे तौर पर उपसर्ग नहीं होंगे, वो अव्यय होंगे। और निर के साथ आपने मक्षिका, और मक्षिका तो कोई क्रिया नहीं है, क्या रूप बन जाएगा, निर्मक्षिकम, तो वो तो अव्यय है। लेकिन आपने निर्मक्षिका की जगह प्रयोग किया निर्गच्छति, निकलता है। अब बताओ, गच्छति तो क्या है, क्रिया है ना। निर्गमनम, निकलने का भाव, गमन भी क्या है, क्रिया है ना। निष्क्रांति, क्रांति का मतलब चलने का भाव, वो भी क्रिया है ना। तो जब क्रिया की बात आएगी तो ही उपसर्ग कहेंगे, अन्यथा वो ओरिजिनली क्या रहेंगे, अव्यय रहेंगे। इसलिए कई बार देखना, कई प्रश्न ऐसे आते हैं, इनमें से कौन से में उपसर्ग नहीं है, और आप देख रहे होते चारों के अंदर 22 प्राधि हैं, ये उपकृष्णम में उपसर्ग क्यों नहीं हुआ? उसका लॉजिक ये है, उपसर्ग में मैं विस्तार से बताऊंगा। उपकृष्णम में उप क्या है, अव्यय है, बाकी सभी जगह क्या है, उपसर्ग होगा। क्रिया वाले प्रसंग में उपसर्ग होगा, बाकी जगह क्या होगा, अव्यय। अब सुनो, यहां पर जो 22 प्राधि है वो होगा, प्राधियों का समास होता है, किसी दूसरे पद के साथ होता है। और एक बात विशेष है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अनुसार लिंग होता है ना, या उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। इस समास के अंदर जो पूर्व पद अव्यय होगा और पूर्व पद का अर्थ ही क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। कैसे? एक उदाहरण लिया मैंने, उपमिता है प्रधानेन। ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रधान के जैसा हो, उपमिता है प्रधानेन है, अभी रूप बनाऊंगा और रूप बनेगा उपप्रधान है। अब बताओ, ये उपसर्ग है कि अव्यय है? प्रधान, प्रधान तो पद है ना, प्रधान कोई क्रिया थोड़ी है। आपने क्या कह दिया, ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रधान के जैसा हो, उसको हम क्या कहते थे, उपप्रधान। जो सरपंच के जैसा हो, उपसरपंच। जो प्राचार्य के जैसा हो, उपप्राचार्य। जो राष्ट्रपति के जैसा हो, उपराष्ट्रपति, बोलते ना। अब बताओ, अब मान लो मैंने ये कहा उपप्रधान है हता है, जो उपप्रधान था वो मारा गया। अब बताओ, वो उपमितः वाला मरा कि प्रधान मरा? प्रधान नहीं मरा। आपने कहा ना कि उपसरपंच है हता है, तो सरपंच थोड़ी मरा, सरपंच के जैसा। और जैसे वाला कौन सा था यहां पे, उप। तो बताओ कौन से अर्थ की प्रधानता हुई, पहले वाले पद की प्रधानता हुई ना। तो यहां पर तत्पुरुष का उल्टा हो गया, यहां पर भी पूर्व पद अव्यय होगा और पूर्व पद का ही अर्थ प्रदान होगा, जो कि आपने अव्ययी भाव में पढ़ा। फिर आप कहोगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में अंतर इतना सा है, सुन लीजिएगा। तत्पुरुष समा अर्थात प्राधि तत्पुरुष, प्राधि तत्पुरुष में जो भी रूप बनेगा, समस्त पद का लिंग पूर्व पद के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ होगा। जैसे देखो यहां पे उपमितः जुड़ा हुआ था ना, मितः शब्द पुल्लिंग का है, तो उपप्रधान भी कहां का हुआ, पुल्लिंग का। उपमितः की जगह यहां पे होता उपमिता, तो यह भी क्या बन जाता, उपप्रधाना। उपमिता सरपंचेन उपसरपंचा, यदि महिला होती तो उसको हम क्या कह देते, उपसरपंचा। उपमिता सरपंच तो पुल्लिंग का था, लेकिन उपमिता सरपंचेन क्या रूप बन जाएगा, पूर्व पद के अनुसार यहां पे लिंग डिसाइड होगा। जबकि अव्ययी भाव समास में आपने क्या किया था, समस्त पद नित्य रूप से नपुंसक लिंग और अव्यय था, यहां पे पूर्व पद के अनुसार चलेगा। दोनों में डिफरेंस यही है। यहां पर सारी की सारी चीजें आपको अव्ययी भाव जैसी दिखेंगी,
लेकिन अव्ययी भाव में तो आपने क्या किया, ध्यान है, अंत में दीर्घ स्वर हो तो रस्व कर दीजिएगा। अब रस्व ए है तो अम कर देंगे, अन्यथा कोई काम नहीं हुआ ना। यहां पे विसर्ग भी दिखेंगे, वहां पे तो विसर्ग इत्यादि नहीं दिखा ना, जहां पे विसर्ग दिख जाए वो काम कहां पे आ जाएगा, प्रादि में आ जाएगा। ऐसे भी आप इनकी पहचान कर सकते हैं। लास्ट में इसकी तुलना भी हम करेंगे वापस से एक बार। अभी मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं। इस समास में पूर्व पद के लिंग के अनुसार ही समस्त पद का लिंग निर्धारित होता है, अर्थात पूर्व पद अव्यय के साथ जुड़े हुए पद के लिंग के अनुसार समस्त पद का लिंग होगा। अभी बताया ना मैंने, उपमित है आया तो पुल्लिंग में, उपमिता आया तो स्त्रीलिंग के अंदर, उपमितम आता तो नपुंसक लिंग के अंदर। पूर्व पद के अनुसार लिंग हो रहा है। प्रादि तत्पुरुष समास में एक बात और विशेष आ गई, यदि उत्तर पद स्त्रीवाचक हो तो उसको क्या कर दिया जाएगा, अंत में दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर दिया जाएगा। आप ये कहो कि ये काम तो हमने अव्ययी भाव में भी किया है, लेकिन ध्यान रखना अव्ययी भाव में लिंग की कोई शर्त नहीं थी। कोई से भी लिंग का यदि शब्द आए उसको ह्रस्व कर रहे थे आप। यद्यपि आए हमारे पास ज्यादातर स्त्रीलिंग के ही, लेकिन इसमें तो फिक्स कर दिया स्त्रीवाचक शब्द होगा तो उसको ह्रस्व भी आप कर देंगे। कैसे कैसे रूप बनेंगे, एक बार रूपों को देखिए, फिर मैं वापस आऊंगा। यहां पे कुल मिलाकर के 5 प्रकरण हैं। 22 प्रादियों का या तो प्रथमा वाले के साथ, या द्वितीय वाले के साथ, या तृतीय वाले के साथ, या चतुर्थी वाले के साथ, या फिर पंचमी वाले के साथ समास कार्य होगा। प्रथमा से लेकर के पंचमी वालों के साथ, जैसे देखो, प्रगत है आचार्य है, श्रेष्ठ आचार्य। यहां पे प्रादि क्या आया, प्र, प्रगत है अर्थ में कौन सा आ गया, प्र, प्र का समास आचार्य के साथ क्या रूप बन जाएगा, प्राचार्य है। विप्रकृष्ट है देश है, दूर का देश, वी का समास देश के साथ क्या रूप बन गया, विदेश। प्रकृष्ट है यत्न है, श्रेष्ठ यत्न क्या कहलाएगा, प्रयत्न है। शोभन है पुरुष है, शोभन अर्थ में आ गया सु, क्या रूप बन जाएगा, सुपुरुष है। दुष्ट हो जन है, बेकार व्यक्ति या गलत आदमी, दुर का समास जन के साथ क्या रूप बन जाएगा, दुर्जन है। विरुद्ध है पक्ष है, जो विपरीत चलने वाला पक्ष है उसको हम क्या कह देंगे, विपक्ष है। और विरुद्धा माता क्या रूप बन जाएगा, विमाता। अब यहां पर सभी के अंदर आपने 22 प्रादि है ना, ये प्रादियों में आते हैं, प्र, वी, सु, दुर, ये सारे के सारे 22 प्रादियों में हैं। इनका समास किया दूसरे पद के साथ। लेकिन यदि यहां पे अब जैसे मान लो आपको इनमें से जैसे सु है, समृद्धि अर्थ में आया था ना उधर अव्ययी भाव के अंदर, यदि बाय द वे यहां पे समृद्धि अर्थ करना होता, कल्पना करो पुरुषानाम समृद्धि, तो फिर यहां पे अकारांत है ना, अमकार्य होता और रूप क्या बनता, सुपुरुषम बनता, जबकि यहां पे क्या बना है, सुपुरुष। क्लियर, मतलब यहां पर अंत में अम इत्यादि कार्य नहीं होगा। पूर्व पद में इधर देखो, इसमें जो लिंग है विप्रकृष्ट है, प्रगत है, शोभन है, दुष्ट हो, विरुद्ध है, सब में पुल्लिंग था तो रूप पुल्लिंग के। इधर देखो विरुद्धा, विरुद्धा कहां का है, स्त्रीलिंग का, तो विमाता भी कहां का है, स्त्रीलिंग का। ठीक है, नंबर 1। ऐसे देखिए दूसरा, द्वितीय वाला देखो, अतिक्रांत है खटवाम, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने खाट का अतिक्रमण कर दिया हो। खाट का अतिक्रमण कैसे, कोई लंबू आदमी होगा, खाट थी 5.5 फुट की और वो था 6 फुट का, अब उसके पैर निकल गए आर पार, आगे से पैर आगे निकल गए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, जिसने खाट का अतिक्रमण कर दिया हो, खाट का अतिक्रमण कर दिया हो। अतिक्रांत है खटवाम। अब यहां पे 22 प्रादि में से कौन सा है, अति है ना, और द्वितीय वाला अतिक्रमण करने की क्रिया में किसको चाहा, खाट को, द्वितीय विभक्ति हो गई कर्म संज्ञा होकर के, अति का समास खटवा के साथ क्या रूप बन गया, अति खटवा। लेकिन मैंने अभी क्या बताया, उत्तर पद स्त्रीवाचक हो और दीर्घ स्वर हो तो उसको ह्रस्व कर देंगे, खटवा की जगह क्या हो गया, खटव। और इधर देखिए अतिक्रांत है, पुल्लिंग का था ना, तो रूप भी कहां पर बनेगा, पुल्लिंग में, रूप क्या बन गया, अति खट्व है। अति उधर भी आया था, कहां पर, अत्यय अर्थ में आया था ना प्रादि, उसमें अव्ययी भाव में, लेकिन यदि अव्ययी भाव में होता तो क्या रूप बनता बताओ, ये
अति खट्वम बनता। ये यहां पे क्या बना है? अति खट्व। ये विसर्गी पहचान है प्रादि की। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको चेंज कर रहा हूं। सुनिए इधर, अतिक्रांत पुल्लिंग का है तो रूप क्या बन गया? अति खट्व है। यदि अतिक्रांत की जगह मैं महिला को रख दूं अतिक्रांता, अब पहले तो अति खट्वा को ह्रस्व करो, अति खट्व। ह्रस्व करने के बाद वापस से आकारांत करना पड़ेगा और रूप वापस क्या बन जाएगा? अति खट्वा। अति खट्वा राधा, अति खट्वा सीता, अधिक खट्वा महिला, अति खट्वा महिला। ऐसी कोई महिला जिसने खाट का भी अतिक्रमण कर दिया हो, और पुरुष होता तो अति खट्वा है। चलो, अतिक्रांत है मालाम, पुल्लिंग का है। दूल्हा बेचारा 6.5 फुट का था और दुल्हन 5 फुट की थी। दूल्हे ने जूते भी पहन रखे थे और चौकी के ऊपर भी खड़ा कर दिया गया। अब बेचारी दुल्हन के कवरेज एरिया से बाहर हो रहा था। माला लेके खड़ी हुई है लेकिन उसको डाल नहीं पा रही है क्योंकि ऊपर सहरा भी बंधा हुआ है। हाइट बढ़ते बढ़ते बढ़ती ही जा रही है, बेचारी वो 5 फुट की रह गई। अब सुनो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? जिसने माला का अतिक्रमण कर दिया। माला का अतिक्रमण करने का मतलब क्या हो गया? माला के क्षेत्र से बाहर। अतिक्रांत है मालाम, अति का समास माला के साथ। अब उत्तर पद में माला स्त्रीवाचक, आकारांत है, ह्रस्व कर देंगे, माला की जगह क्या बन जाएगा? माल। अतिक्रांत है पुल्लिंग का है तो क्या रूप बन जाएगा? अतिमाल है। लेकिन उस दुल्हन के भाई भी थोड़े से तेज थे, उसको क्या कर लिया? दुल्हन को उठा लिया। अब दूल्हा बेचारा देखता रह गया। अब वो महिला क्या हो गई? अतिक्रांता मालाम। अब वो कवरेज एरिया से बाहर हो गई, तो अब उसको क्या कह देंगे? अति माला। पुल्लिंग में होगा तो अति माला है, स्त्रीलिंग में होगा तो अति माला। यदि उधर होता ना अत्यय अर्थ में, मतलब जहां पे माला ही माला हो, माला नाम अत्यय है, तो फिर वो बनता क्या? अति मालम। फिर वो कहां पर हो जाता? अव्ययी भाव में। चलो आइए, शाखाम अतिक्रांत है। ऐसा कोई व्यक्ति जो शाखा का अतिक्रमण कर दे। शाखा का मतलब पेड़ की शाखा। चल रहा था, चलते चलते टक्कर कह रही है, पेड़ भी नीचा हो गया, उसको ये पता नहीं था खुद ऊंचा है ज्यादा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? अति का समास शाखा के साथ क्या रूप बन गया? शाखा को ह्रस्व कर देंगे, अति शाख है। अतिक्रांत है मायाम, माया का भी अतिक्रमण कर दे। किसी ने उसको वश में करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो टोने टोटके हैं वो किए, लेकिन फिर भी वो माया के वश में नहीं आया, मतलब उसने माया का भी क्या कर दिया? अतिक्रमण कर दिया। तो अति का समास माया के साथ क्या रूप बन गया? अति माया। वास्तव में यहां पर हिंदी में इसलिए इनको अव्यय भाव में रखा जाता है क्योंकि वहां पे विसर्ग और मय का फर्क नहीं है। हिंदी में नहीं है ना, संस्कृत में विसर्ग और मय का फर्क है, इसलिए आप पहचान सकते हो। तत्पुरुष में रखा गया है। इस सभी प्रसंगों को विशेष तौर पर ध्यान रख लेना। चलते हैं आगामी प्रसंग की ओर। यह द्वितीय का प्रकरण हो गया, तृतीय वाले में आ जाओ। उपमित है अध्यक्षेण, ऐसा कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष के जैसा हो। उपमित का मतलब जिसकी तुलना की गई हो, अध्यक्ष के जैसी, अध्यक्ष के जैसा जिसको माना गया हो। तो उप का समास अध्यक्ष के साथ सवर्ण दीर्घ होकर के क्या रूप बन गया? उपाध्यक्ष। अब उपमित है कहां का था? पुल्लिंग का, तो रूप क्या बना? उपाध्यक्ष है। उपमित की जगह होता उपमिता, तो बताओ कहां पर बनता? उपाध्यक्षा। और यह होता उपमितम, तो क्या बन जाता? उपाध्यक्षम। सामान्य तौर पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो होता है, नपुंसकलिंग तो ऐसे प्रकरण आएंगे नहीं। पद इत्यादि या तो कोई पुरुष होगा या कोई महिला होगी, इसलिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग देखने को मिलेंगे। और यदि समीप अर्थ वाला होता, अध्यक्षस्य समीपम, समीप अर्थ में भी उपाता ना, फिर क्या रूप बनता? उपाध्यक्षम। फिर वो कहां पर बन जाता? अव्ययी भाव के अंदर। यदि उपाध्यक्ष का मतलब अध्यक्ष के समीप वाला होता तो क्या रूप बन जाता? उपाध्यक्षम। और अध्यक्ष के जैसा वो क्या बनेगा? उपाध्यक्ष। दोनों में फर्क हो गया। उपाध्यक्षम गौः अस्ति, अध्यक्ष के समीप गाय खड़ी है तो अध्यक्ष के समीप हो सकती है। और मोहन है उपाध्यक्ष अस्ति, मोहन उपाध्यक्ष है तो वो अध्यक्ष के जैसा है। अर्थ के अकॉर्डिंग आपको सेट करना होगा। उपमित है राष्ट्रपति ना, ऐसा कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के जैसा हो उसको हम क्या कहेंगे? उपराष्ट्रपति ही। उपमित है प्रधानेन, जो व्यक्ति प्रधान के जैसा हो उप प्रधान है। उपमित है निदेशकेन, जो व्यक्ति निदेशक के जैसा हो उसको हम क्या कहेंगे? उपनिदेशक है।
उपमिता है आयुक्तेन, जो व्यक्ति आयुक्त के जैसा हो उसको हम क्या कहेंगे? उपायुक्त है। उपमिता है पत्या, जो व्यक्ति पति के जैसा हो उसको हम क्या कह देते हैं? उपपति। विभिन्न जगह साहित्यिक प्रयोग मिलते हैं। संगतम अर्थेन, अर्थ के जैसा क्या रूप बन जाएगा? समर्थम। ये संगतम नपुंसक लिंग का था तो ये भी क्या बन गया? समर्थम। ठीक है, अब वहां पे सम वाला प्रसंग तो था ही नहीं ना, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहां पे तो अम आ गया तो हम अव्ययी भाव करें कि क्या करें। वहां पे सम वाला प्रसंग नहीं रखा हमने। ठीक है, तो ये तीसरी बार तृतीय विभक्ति वाली बात हो गई। अब देखो चतुर्थी वाला देख लीजिएगा एक बार। परिग्लान है अध्ययनाय, ऐसा कोई व्यक्ति जो अध्ययन के लिए दुखी हो। अध्ययन के लिए दुखी का मतलब यह हुआ जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते थे, पढ़ने का तो मन काफी था लेकिन आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? अध्ययन के लिए दुखी। और आजकल सभी लोग अध्ययन के लिए दुखी नहीं होते, अध्ययन से दुखी होते हैं। ठीक है ना, तो वो वाला प्रकरण नहीं। परिग्लान है अध्ययनाय, अध्ययन के लिए दुखी। तो परि का समास किसके साथ? अध्ययन के साथ। यण संधि हो गई, क्या रूप बन गया? पर्यध्यनः। परिग्लान पुल्लिंग का था तो क्या रूप बन जाएगा? पर्यध्यनः। एक ही उदाहरण आता है इसका तो केवल। अब सुनो पंचमी वाला। पंचमी में क्या होता है? दूरीकरण का प्रसंग। निष्क्रांत है जयपुरात, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको जयपुर से निकाल दिया गया हो। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको जयपुर से निकाल दिया गया हो, तो बताइए क्या हो जाएगा? निर का समास जयपुर के साथ क्या रूप बन गया? निर्जयपुर है। ध्यान है, उधर भी निर आया था अभाव अर्थ में, लेकिन वहां पे अकारांत में क्या किया था आपने? अमकारी किया था। यदि हम ये जयपुर का तो अभाव क्या होगा? ऐसा तो कह नहीं सकते यहां पे जयपुर का अभाव है, ऐसा नहीं कह सकते। स्थान का अभाव नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति कोई वस्तु इत्यादि का अभाव बता सकते हैं। जनानाम अभाव है, निर्जनम बनाया था ना आपने। लेकिन यहां पर निष्क्रांत है जयपुरात, निर्जयपुर है। यदि निष्क्रांत की जगह होता निष्क्रांता, निष्क्रांता तो क्या रूप बन जाता? निर्जयपुरा। आकारांत हो जाता ना स्त्रीलिंग के अंदर। चलो, निष्क्रांत है वाराणस्याः, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको वाराणसी से निकाल दिया गया हो। अब वाराणसी शब्द स्त्रीलिंग का है ना। निर का समास वाराणसी के साथ मैंने क्या बताया था? उत्तर पद स्त्रीवाचक हो और दीर्घ स्वर है तो रस्व कर देंगे। वाराणसी का क्या हो गया? ई छोटा हो गया। और निष्क्रांत है पुल्लिंग का था तो निर्वाराणसी भी कहां पर बन गया? पुल्लिंग के अंदर ही बन गया है। और रूप क्या बन गया? निर्वाराणसी। ठीक है, ऐसे आइए। निष्क्रांत है लंकायाः, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको लंका से निकाल दिया गया हो। कौन थे? विभीषण। अब यहां पे निर का समास किसके साथ? लंका के साथ। वही लंका शब्द क्या है? आकारांत स्त्रीवाचक है, रस्व कर देंगे, क्या रूप बन जाएगा? निर्लंकः। ठीक है, ऐसे ही अब देखना, अब लास्ट का उदाहरण मैंने स्त्रीलिंग का ले लिया। उत्क्रांता कुलात, ऐसी कोई महिला जो कुल के विपरीत चलती हो। उत्क्रांता कुलात, कुल से विपरीत। कुल की जो मान मर्यादा है, परिवार की जो मान मर्यादा है, उसको त्याग करके विपरीत जा रही हो। तो ऐसे में उनका समास कुल के साथ चर्त्व संधि हो गई। तीसरे के आगे पहला था, पहला काम क्या रूप बन गया? उत्कुल। अभी ध्यान रखना, पहला रूप तो क्या बना? उत्कुल। लेकिन ये उत्क्रांता कहां का है? स्त्रीलिंग का है, तो यह रूप भी कहां पर बनेगा? स्त्रीलिंग में। और रूप क्या बन गया? उत्कुला। ऐसी महिला जो कुल के विपरीत चलती हो उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? उत्कुला। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, स्पष्ट है कि 22 प्रादियों का प्रथमा से लेकर के पंचमी वाले पदों के साथ समास कार्य होता है। कौन कौन से आए? पंचमी वाला ये आ गए, चतुर्थी वाला एक आ गया, तृतीया वाले ये सारे आ गए थे, द्वितीय वाले 4 आ गए थे। ये सारे के सारे कहां थे? प्रथमा वाले थे। इस तरह से ये पूरी की पूरी बात स्पष्ट हमारी हो गई है। अब आते हैं, मैंने आपको बताया अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास, ये प्रादि वाला तत्पुरुष समास, इन दोनों में क्या तो समानता है और क्या इन दोनों में अंतर है, मैं बता चुका। वैसे तो समानता तो क्या है? दोनों में पूर्व पद अव्यय होगा, दोनों के अंदर अव्यय होगा और पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होगी। ये तो इनकी समानता हो गई। और अंतर यह है कि वहां तो नित्य रूप से अव्यय और नपुंसक लिंग था, यहां पर पूर्व पद के साथ जुड़ा हुआ पद है, उसके अनुसार ही लिंग निर्धारित होगा। देख सकते हो अव्ययी भाव समास और प्रादि तत्पुरुष समास में अंतर। इन दोनों समासों में
पूर्व पद अव्यय होता है और पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। ये तो क्या आ गई, इसके अंदर समानता आ गई ना, दोनों की तुलना करें तो ये तो क्या हो गई, समानता। और देखो अव्ययी भाव समास में बनने वाला समस्त पद नित्य रूप से अव्यय तथा नपुंसक लिंग में होता है, जबकि प्रादि तत्पुरुष समास में पूर्व पद अव्यय के साथ स्थित, पूर्व पद जो अव्यय है ना उसके साथ स्थित पद के लिंग के अनुसार समस्त पद का लिंग होगा। तो ये दोनों के अंदर क्या हो गया, अंतर हो गया। इस प्रकार से ये हमारा 3 प्रकार का तत्पुरुष है जिसको हम कहते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष, और 3 प्रकार के प्रकरणों को हमने इस कक्षा के माध्यम से रखा है। सबसे पहले विभक्ति तत्पुरुष, उसके बाद में नय तत्पुरुष, उसके बाद में प्रादि तत्पुरुष। कुल मिलाकर के 3 प्रकार का तत्पुरुष था, इसको हमने यहां पर रखा है। आगामी कक्षा के अंदर हमारा जो समानाधिकरण तत्पुरुष है जिसको हम कर्मधारय समास कहेंगे और द्विगु समास, उसकी प्रक्रिया को हम रखेंगे आगामी कक्षा के अंदर। धन्यवाद।